नमस्कार दोस्तों। कल हम भारत के एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, भारत की कृषि के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमें प्रमुख फसलों के रूप में जो आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे कि हमें चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी पढ़ना है। थोड़ा-सा हम 5-7 मिनट कल की क्लास का रिवाइज़ करेंगे और फिर अगली क्लास पे आगे मूव कर जाएँगे। आप लोगों को पता होगा कृषि का मतलब होता है फसलों को बोना। कृषि का मतलब क्या होता है? फसलों को बोना। जैसे ये फसल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में कुछ बातें आती है कि देश में किस प्रकार से फसलें बोई जाती है। तो दोस्तों, चूंकि देश की में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में या अलग-अलग सीजन में भी जलवायु यानी सर्दी, गर्मी, वर्षा, ठीक, और मृदा उत्तर भारत में अलग है, जलोढ़ का मैदान है, दक्षिण भारत में देखो तो काली मिट्टी है। तो जलवायु, मृदा और कृषि पद्धतियों में अंतर के कारण अलग-अलग प्रकार की कृषि देखी जाती है। अलग-अलग प्रकार की कृषि देखी जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ गए होंगे। अलग-अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है और जो फसलें भारत में बोई जाती है उनका वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। एक होता है जलवायु के आधार पर और दूसरा होता है जो हमने कल भी पढ़ा था, एक जलवायु के आधार पर और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है उद्देश्य के आधार पर कि जब उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर मैं जलवायु के आधार पर बात करूं तो कल मैंने बताया था आपको रबी, खरीफ और जायद की फसल। क्या बताया था? रबी, खरीफ और जायद की फसल। और उसमें मैं सिर्फ रबी की फसल को अगर मैं पकड़ लूं, अगर मैं सिर्फ रबी की फसल को पकड़ लूं तो मैं यहां से देख सकता हूं। कल भी मैंने आप लोगों को एक स्टाइल बताई थी कि रै को हम याद करेंगे। रै का मतलब रबी होता है, रै का मतलब रजाई होता है। यानी जो रजाई के मौसम में फसल बोई जाती है वो रबी की फसल होती है। रजाई का मौसम मतलब शीत ऋतु में फसल बोई गई है। अगर शीत ऋतु में फसल बोई गई है, अगर शीत ऋतु में फसल बोई गई है, इसका मतलब जरूर ये ठंडी जलवायु का पौधा रहा होगा। यानी जो फसलें भारत में शीत ऋतु में बोई जाती है, ठंडी जलवायु का पौधा मूलतः ये रहा होगा। मूलतः मतलब ओरिजिनली पहली बार प्राकृतिक रूप से ये कहाँ उगा होगा, तो यह इससे हमें समझ में आता है कि ठंडी जलवायु में उगा होगा। इसी से हमें समझ में आता है कि जरूर भारत में जो रबी की फसल होगी वो विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल होगी। किसकी फसल होगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल होगी। यहां तक की बात हमें समझ में आ जाती है कि वह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल होगी। ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम जानते हैं कि भारत में जो ठंडी और शीत की ऋतु है उसमें तापमान, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम मिलता है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम मिलता है। 20 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ तापमान 20 डिग्री से कम होता है। अगर रेनफॉल की बात करूं जो रबी की फसल है उसकी, तो हमें पता है कि भारत में सर्दी के दिनों में बारिश नहीं होती है। थोड़ी बहुत जो बारिश होती है वो मावट से हो जाती है। वो पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आते हैं उनसे हो जाती है। तो मावट और पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है उसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश 100 सेंटीमीटर से कम होती है। इसलिए रबी की फसल में तापमान आपको अमूमन 20 डिग्री सेल्सियस से कम मिलेगा और रेनफॉल यानी वर्षा या आर्द्रता की मात्रा आपको 100 सेंटीमीटर से कम मिलेगी। यहां तक की बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो इसके उलट हम जब खरीफ की फसल पे जाते हैं तो रबी की फसल रजाई के मौसम में हो रही थी, खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ होती है। मानसून के आगमन हमें पता है, मानसून का आगमन हमारे यहाँ गर्मी में होता है। गर्मी मतलब उष्ण होगा, यानी जरूर जरूर जो भारत में खरीफ में फसलें बोई जा रही है, खरीफ सीजन में जो फसलें बोई जा रही है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल होगी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि खरीफ की फसलें जो भारत में खरीफ के सीजन में बोई जाती है वो मूल रूप से पौधा पहली बार प्राकृतिक रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु के देश में उत्पन्न हुआ होगा। यहां तक की बात हमें समझ में आ जाती है। यानी अगर कोई खरीफ का पौधा होगा तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का होगा। हमें पता है भारत में गर्मी के दिनों में तापमान 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। यानी खरीफ के मौसम में या खरीफ की फसलों को तापमान 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं देखूं तो हमें पता है मानसून में ही हमारे यहाँ ज्यादा बारिश होती है। और आपको पता है भारत में वर्षा का औसत एवरेज जो भारत में रेनफॉल या वर्षा होती है वो 115 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। तो अगर ये है तो इससे हमें ये समझ में आता है कि खरीफ की फसलों को रेनफॉल या मैं बात करूं आर्द्रता या मैं बात करूं पानी की मात्रा, आर्द्रता या मैं बात करूं पानी की मात्रा वो ज्यादा चाहिए होती है। किससे ज्यादा चाहिए होती है? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होती है। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। जायद की फसल के बारे में मैंने कहा था जो फसलें रबी की कटाई के बाद, किसके बाद? रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुवाई से पहले,
खरीफ की बुआई से पहले, रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुआई से पहले बोई जाती है, यानी इनके मध्य में बोई जाती है, उसे जायद कहते हैं, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जियां मूल रूप से आती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हमने बात किया था उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर कि किसान का मकसद क्या है। किसान का मकसद खाद्य फसलों को बोना है या अखाद्य यानी फूड क्रॉप को बोना है या नॉन फूड क्रॉप को सोइंग करना है। तो इसके आधार पर भी हमने वर्गीकरण देखा था। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने कल भी बात की थी, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल रजाई के मौसम को शुरू होते होगी, यानी सर्दियां शुरू होते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। यानी इनका जो सोइंग सीजन है, इनका सोइंग सीजन अक्टूबर नवंबर है और 4-5 महीने बाद काट ली जाती है। यानी इनका जो हार्वेस्टिंग सीजन है या कटाई हार्वेस्टिंग सीजन है या जो कटाई है वो 4-5 महीने बाद यानी से मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। हमें पता है रबी की फसल, ये पता चल गया शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। हमारे सिलेबस में जो है वो हमें यहाँ से गेहूं पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको गेहूं के साथ जो भी पढ़ना है, ये दो फसलें हमें आरएस के सिलेबस के लिए प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से पढ़नी है। खरीफ की फसल की बात करूं तो मानसून का आगमन भारत में हमें पता है, मानसून का आगमन केरल में जून के महीने में और मध्य भारत तक आते आते 15 जुलाई यानी मध्य जुलाई तक हो जाता है। यहाँ तक आते आते उत्तरी भारत तक आते आते 15 जुलाई का टाइम हो जाता है। इसलिए जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, यानी इनका सोइंग सीजन जून जुलाई है। 4-5 महीने बाद काटी जाएगी, यानी हार्वेस्टिंग सीजन सितंबर अक्टूबर होगा। और आपको पता है भारत में उस समय गर्मी होती है, यानी ये उष्ण कटिबंधीय फसलें होंगी। और हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो कपास, चावल, बाजरा और मक्का पढ़ना है। भारत की ज्योग्राफी में कपास और चावल पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको बाजरा और मक्का भी पढ़ना है। दोस्तों मैं भारत की ज्योग्राफी पढ़ाकर ही आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के पॉइंट डिड्यूस करना या उससे निकालना सिखा दूंगा, ताकि आप अगर सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट बना लें तो पूरी खरीफ की फसलों का मामला आप उन्हीं कॉन्सेप्ट से डिराइव कर लें। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और आपको पता है आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर इन्हीं में से एक फसल मुख्य परीक्षा में पूछी गई है 5 नंबर में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पकड़ ले गए होंगे कि इसका कितना फायदा होगा कि 14 के 14 पॉइंट अगर हम लिख ले जाए तो, जो मैंने आपको कल भी बताया था आज पुनः रिपीट करूंगा। इसके अलावा हमें जो भारत की ज्योग्राफी में पढ़ना है वो पढ़ना है हमें चाय, वो हमें पढ़ना है कॉफी, चाय पढ़ना है, कॉफी पढ़ना है, और एक और हमें जो भारत की जलवायु में पढ़ना है, भारत की ज्योग्राफी में पढ़ना है वो पढ़ना है गन्ना। इतनी फसलों के बारे में हमें बात करनी है। और अगर मैं इधर आऊं तो जायद के अंदर मैंने बता ही दिया कि दोनों के बीच में होती है, इसमें फल और सब्जियां बोई जाती है। ककड़ी, खरबूज, तरबूज, चारा, फल इत्यादि यहाँ बोए जाते हैं। यहाँ चावल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि दक्षिण भारत में और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में भी चावल उगा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष पर्यंत उच्च तापमान की स्थिति रहती है, नदी घाटियों की मिट्टी मिलती है और नदियों से पानी की उपलब्धता भी हो जाती है। इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर आपको जायद में भी चावल लिखा हुआ मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगर उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर बात करूँ, इसको मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था, थोड़ा सा बताऊंगा कि किसान का मकसद क्या है, खाद्य फसलें बोना है या अखाद्य फसलें बोना है। खाद्य फसलें दो आधारों पर वर्गीकृत की जाती है, एक है खाद्यान्न के अलावा वो फसलें जो जो खाई जाती है लेकिन खाद्यान्न नहीं है, जैसे गन्ना, चाय, कॉफी या तिलहन फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी इत्यादि फसलें जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए। परंतु जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको ये सारी की सारी फसलें पढ़नी होती है, या फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की भी तैयारी करें तो सारी फसलें पढ़नी होती है। तो जब आप इन कंसेप्ट का उपयोग करेंगे तो आप इन सब चीजों के आंसर डिड्यूस कर लेंगे अपने आप से। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ गए होंगे। तो बहरहाल अभी हम मुद्दे पे आते हैं। तो खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें, खाद्य फसलों में एक खाद्यान्न होता है, दूसरा खाद्यान्नों के अतिरिक्त जो फसलें हैं वो हैं। खाद्यान्न दो भागों में बांटा जाता है, एक अनाज कहलाता है, एक दालें कहलाती है। दालें हमारे यहाँ दो है, चना और अरहर। हमारे सिलेबस के हिसाब से अभी हमें ये नहीं पढ़ना है। अनाज दो प्रकार का होता है, उत्तम अनाज और मोटा अनाज। मोटा अनाज जो श्री अन्न प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में खूब चर्चा करते हैं। उत्तम अनाज में हमें दो पढ़ना है, चावल और गेहूं, यानी राइस और व्हीट, और दोनों ही हमारे सिलेबस में है। मोटे अनाज के अंदर हमारे भारत के भूगोल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी में है, जो हमें पढ़ना है बाजरा, मक्का और जो ये हमें पढ़ना है। इधर से बात करूं तो अतिरिक्त फसलों में हमें गन्ना, चाय और कॉफी पढ़ना है। तो 2 फसलें ये, 3 फसलें ये, 5
3 फसलें या 8, और हमें रेशेदार फसल भी एक पढ़नी है, वो हमारे सिलेबस में कपास। जूट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए जूट हम नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो जो मैंने कल भी बताया आप लोगों को कि हमें पता है, उसी का मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। हमें पता है कि भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो 2 भागों में भारत को डिवाइड करती है, और वो कुछ यहां से पास होती है, यहां से होते हुए यूं जाती है। ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये 8 राज्यों से पास होती है। 8 राज्यों से, गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, 6 राज्य ये हैं, और ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से पारित होती है। और हमें पता है, अगर इसको ग्लोब पे देखें तो हमें पता है ये भूमध्य रेखा है जो बीचों बीच से जाती है। हमें पता है 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। हमें पता है सूर्य वर्ष पर्यंत इन्हीं के बीच में रहता है, इसे सूर्य की आभासी गति कहते हैं, और इसकी वजह से यहाँ वर्ष पर्यंत उच्च तापमान रहता है। इसके कारण ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। इसकी तुलना में चूंकि यहाँ तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए इसे उप उष्ण कहते हैं, यानी गर्मी कम है, यानी थोड़ी छोटी गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे उप उष्ण यानी उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये बातें कल मैं बता चुका था। तो जो फसलें इसके बीच में आने वाले देशों में बोई जाएगी, मूलतः यहाँ का पौधा रही होगी, उन फसलों को उष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं। और जो जैसे गेहूं मध्य एशिया का पौधा है, मध्य एशिया में मूल रूप से उत्पन्न हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कौन सी जलवायु का पौधा है गेहूं? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। तो उम्मीद कर रहा हूं इससे आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जब आगे बढ़ता हूं तो कल मैंने यहाँ इसके आधार पे आपको भारत की मिट्टी बताई थी, और मिट्टी में मैंने कहा था कि आईसीएआर ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टी बताई है। किसने बताई है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बताई है। उसके आधार पे बात करूं तो भारत में यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अगर मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, यहाँ भारत में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यहाँ भारत में लाल मिट्टी मिलती है, यहाँ भारत में काली मृदा मिलती है। ये इस पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर लैटेराइट मिट्टी मिलती है, इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी मिलती है। यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी मिलती है, पर्वतीय मृदा मिलती है। तो जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। इस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा मिलती है, और मरुस्थल के क्षेत्र में और समुद्र तटीय क्षेत्रों में हमें लवणीय मृदा मिलती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा जब हम मेंस की ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके आरएस प्री के सिलेबस में मृदा सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी उस मुद्दों पे हम बात नहीं करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। मैंने यहाँ जलोढ़ मृदा के अंदर आपको बताया था कि जल ओढ़कर जिस मृदा को लाता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और भारत के अंदर ये जो उत्तर का मैदान है, क्या है? भारत के अंदर ये जो उत्तर का विशाल मैदान है दोस्तों, ये वाला टॉपिक आप भारत के भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे, जिसमें भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों 3 नदियों के सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बना है। किससे बना है? जलोढ़ निक्षेप से बना है। इन 3 नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित मैदान है, और सिंधु का जो अधिकांश मैदान है वो वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। इसलिए उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो नदियों की मिट्टी, नदियों का पानी जिस मिट्टी को ओढ़ के लाता है, नदियों का पानी ओढ़ के लाता है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, इसलिए जलोढ़ मृदा है। और मैंने यहाँ आपको कल 3 प्रकार की मिट्टी और बताई थी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। ये 3 मिट्टियां मैंने बताई थी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। मैंने कल भी आपको बताया था, बै को याद रखें, बै से बलुई होता है, बै से बड़े कण होते हैं। जिसमें मृदा के कणों का आकार बड़ा होता है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। जिसमें मृदा के कणों का आकार छोटा होता है तो सी से छोटा होता है, सी से चिकनी होती है। और जिसमें दोनों प्रकार के कण मिलते हैं, समान अनुपात में, यानी बड़े और छोटे कण मिलते हैं, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। नदियों का पानी जिस मिट्टी को ओढ़ के लाता है, अपर्दन करके लाता है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कल भी दोस्तों मैंने बताई थी, बेसाल्ट लावे के
अपरदन से बनी है, बेसाल्ट लावे के अपरदन से बनी है। ये बेसाल्ट लावा जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर के प्रायद्वीपीय पठार आगे बढ़ा था, तब यहाँ पर लावे का जमाव हुआ था क्रिटेशियस में। ये भी मैं बता चुका था। कल मैंने ये भी बताया था इसका रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ये क्या क्यों ऐसा होता है वो हम बाद में बात करेंगे। लाल मिट्टी मैंने बताया था, सपोज कीजिए यहाँ से नदियां बह करके इधर आती होगी, ये नदियां इधर ही बह के क्यों आ रही है? क्योंकि दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये ढाल इधर ही क्यों है? ये आप भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे। अगर मौका मिलता है तो अपन ने अगर ये टॉपिक कवर किया तो जरूर मैं आपको बताऊंगा इसका ढाल इधर ही क्यों है। अगर ढाल इधर है तो नदियां इधर बहेगी। आप लोगों ने घर पे आपके लोहे का गेट धोया होगा, जब गेट को धोते हैं तो उससे लाल लाल कलर का पानी निकलता है, क्योंकि लोहे के अंदर जब पानी मिक्स हो जाता है तो हमें पता है फेरिक ऑक्साइड बनता है। उस फेरिक ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है। उसके कारण उस फेरिक ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ता है, इधर महानदी बेसिन में आप लोगों को पता होगा पीली मिट्टी, तो अगर उस लोहे को धोते ही नीचे देखते हैं लाल पानी, अगर उसमें और लिमिट से ज्यादा पानी मिल जाता है तो जल योजित हो जाने के कारण और ज्यादा पानी मिल जाने के कारण आप देखते होंगे पानी आगे बढ़ के थोड़ा पीले पीले कलर का, येलोइश कलर का नजर आता है। और हमें पता है महानदी बेसिन में पीली मिट्टी मिलती है। हमें पता है पीली मिट्टी चावल की खेती के लिए उपजाऊ उपयोगी होती है। और हमें पता है इसीलिए धान का कटोरा हमें छत्तीसगढ़ में मिलता है। ये बात भी मैं कल कर गया था। ये सारी मिट्टियों की बात हुई। मैंने कल आपको दो बात बताई थी कि ये जो भारत के तटीय राज्य है, ये भी आप जब तटवर्ती मैदान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि भारत की मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिसके राज्य गुजरात, इधर से चलूंगा तो महाराष्ट्र, नीचे आऊंगा तो गोवा, और नीचे चला जाऊंगा तो कर्नाटक, नीचे आऊंगा तो केरल, ये 1 2 3 4 5, इधर जाऊंगा तो ये तमिलनाडु, इधर जाऊंगा तो आंध्र प्रदेश, इधर जाऊंगा तो उड़ीसा, और इधर जाऊंगा तो पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भारत के नौ तटीय राज्य हैं। ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं। तो दोस्तों इन तटीय राज्यों में इधर पता हमें अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। जब मैं पहली बार पढ़ता था तो मेरी कला में चूक रहती थी कि अरब सागर इधर है या इधर है। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो पहली बार भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरफ बंगाल है उसके नीचे वाला बंगाल की खाड़ी होगा। और जब आप इधर से आगे जाते हैं, वर्ल्ड मैप इतना तो आपने देख रखा होगा, तो जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ आपको पता है अरब, सऊदी अरब इस तरफ है, तो जिस तरफ अरब है उधर अरब सागर है। वैसे भी अगर एक पता चल गया तो जो दूसरा है वो अरब सागर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। भारत की मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा है, जिसके तटीय राज्य 9 हैं। इन तटीय राज्यों में, इनके समुद्र तटीय क्षेत्रों में, कौन से समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की समकारी जलवायु मिलती है। कौन सी जलवायु मिलती है? समुद्र की समकारी जलवायु मिलती है। दोस्तों ये क्या होती है इतना डिटेल में मैं अभी एग्रीकल्चर पे नहीं जाऊंगा, बस इतना आप समझ लीजिए। ये जलवायु ऐसी होती है जो इन क्षेत्रों में ना तो तापमान को बहुत कम होने देती है, ना तापमान को बहुत ज्यादा होने देती है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में तापमान वर्ष पर्यंत 20 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पाया जाता है दक्षिण भारत और समुद्र तटीय क्षेत्रों में। दक्षिण भारत में तो पाए जाने का एक कारण और है। हमें पता है कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है, और हमें पता है कि कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए यहाँ वर्ष पर्यंत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। इसीलिए कोपेन ने दोस्तों ये भी आप जलवायु में पढ़ेंगे। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में भारत में आठ जलवायु प्रदेश माने। उन 8 क्लाइमेटिक रीजन के अंदर ये इस वाले रीजन को जो माना था वो ए टाइप का क्लाइमेट था। ए टाइप के क्लाइमेट में वर्ष पर्यंत तापमान 20 डिग्री से ज्यादा होता है। तो बात पकड़ ले गए होंगे कि दक्षिण भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में वर्ष पर्यंत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। यहाँ गंगा नदी का पानी, यहाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी का पानी तेलंगाना, गोदावरी और कृष्णा नदी का पानी तेलंगाना में, कावेरी नदी का पानी तंजावुर और तमिलनाडु में, इधर गंगा का पानी मिल जाता है। तापमान 20 डिग्री से ज्यादा होता है। नदी घाटियों की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। चीका मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए उपजाऊ होती है। तो मिट्टी भी मिल गई, पानी भी मिल गया, नदी घाटी भी मिल गई। तो उम्मीद कर रहा हूं कि चावल यहाँ ज्यादा नहीं होगा तो और कहाँ होगा। इसीलिए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में चावल
ज्यादा होता है। यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आ जाती है तो फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, और मैंने ये कल 14 पॉइंट आप लोगों के लिए बनाए थे जिसके आधार पर हम किसी भी फसल का आकलन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसी फसल है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कैसी फसल है, यानी हम ये देखते हैं कि वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। हम क्या देखते हैं सबसे पहले, कैसी फसल है, यानी वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। फिर देखते हैं हम, और अभी भी हमने कंक्लूड किया था, वापस बता देता हूं, अगर कोई रबी की फसल है तो रजाई के मौसम में होती होगी, यानी जरूर भारत में शीत ऋतु में होती होगी। शीत ऋतु में भारत में हो रही है, यानी मूलतः पौधा ओरिजिनली पहली बार शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न हुआ होगा। यानी रबी की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, शीत ऋतु में भारत में हो रहा है, तो तापमान इसको 20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए होगा। ये दो एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है गेहूं में, भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में, और एक हमें पढ़ना है जो में, ये हमें राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ना है। दोनों में ही तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए होता है। और हमें पता है कि भारत में सर्दियों में बारिश नहीं होती है, इसलिए रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए होता है। इन दोनों ही फसलों को रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम, मोटा मोटा बात करूं तो 50 से 70 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के पौधे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। गेहूं और जौ के सारे आंसर मैं अपने आप निकाल सकता हूं कि अगर रबी की फसल है तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होगा। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है तो उसको तापमान 20 डिग्री से कम चाहिए। वहां रेनफॉल चूंकि भारत में सर्दियों में कम होता है, और जो होता है वो भी मावट में या पश्चिमी विक्षोभ से होता है। इन दोनों को हम जलवायु में बात करेंगे अगर हमें मौका मिलता है तो। आपका रिस्पॉन्स जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से आपके लिए कक्षाएं भी आयोजित करते चले जाएंगे हम। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स जबरदस्त रहता है तो आपके लिए कक्षाएं भी इससे जबरदस्त डिग्री की, इससे जबरदस्त क्वालिटी की अलग अलग तरीके से लाई जाएगी। आप महसूस भी कर लिए होंगे कल आपको जो एग्रीकल्चर पढ़ाया गया, आज जो आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया गया, दोनों के अंदर अलग कलेवर से बेसिक पॉइंट्स वही हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका कल में और आज में ही बदल गया। मैं आपको एक टॉपिक 4 5 6 तरीके से पढ़ा सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी प्रकार की मेरा आप लोगों के साथ सहयोग रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बातें समझ गए होंगे। ये सब बातें हमें समझ में आ जाती है। तो पहले हमने समझी कि हम सबसे पहले ढूंढेंगे कैसी फसल है, फिर हम देखेंगे कि वो उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है, फिर देखेंगे कि वो खाद्यान्न फसल है, रेशेदार है, नकदी है, बागानी है। अगर मैं गेहूं की बात करूं, जौ की बात करूं, तो हमें ये पता है खाद्यान्न फसल है, हमें पता है जौ तो चारा फसल भी है। दोस्तों इस स्टाइल से मैं आपको इंडिया ज्योग्राफी के साथ ही राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़ा ले जाऊंगा। मैं आप लोगों को एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाना चाहता हूं कि आप ज्योग्राफी को वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। आप ज्योग्राफी को एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जिस दिन देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपकी मशक्कत, आपकी मेहनत 3 गुना से 1 गुना पे रह जाएगी। आप 1 पॉइंट मेहनत करेंगे, आप 3 पॉइंट का काम कर ले जाएंगे। जैसे मैंने गेहूं के साथ जौ का काम भी निपटा दिया कि गेहूं और जौ दोनों खाद्यान्न फसल है। जो आपको लोगों को पता है बेजड़ की रोटी बनती है, और आपको पता है जौ का उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ ले गए होंगे। तो जब मैं ये बात पकड़ लूंगा तो आपको पता है कि सिर्फ ये पता चल जाए कि वो फसल रबी की है खरीफ की है। इनसे मैं तापमान और आर्द्रता यानी वर्षा निकाल सकता हूं। ये बात समझ में आ गई। फिर मृदा की बात अभी मैंने समझाई। भारत में मुख्य रूप से जो मृदा मिलती है और जो खेती होती है वो जलोढ़ मृदा में होती है, काली मृदा में होती है। और हमें पता है जलोढ़ में मैंने बताया था आपको दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मृदा में होती है। और भारत में खेती चाय और कॉफी की लेटेराइट मिट्टी में भी होती है। कौन सी मिट्टी में होती है? लेटेराइट मिट्टी में होती है। इन तीनों के बारे में आप लोगों से बात कर चुका हूं। अगर मैं बात करूं ये जीएसए का प्रतिशत विश्व के कुल उत्पादन का, विश्व के कि अगर ये जीएसए कल भी मैंने बताया था, जीएसए का मतलब होता है मान लीजिए भारत के अंदर, मैंने बताया था कल भी आपको कि ये भारत है। मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख। भारत का क्षेत्रफल हमें पता है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हम जानते हैं भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन मुझे बताएं क्या पूरी की पूरी जमीन पर खेती हो जाएगी क्या? नहीं होगी। इसलिए लगभग 16 लाख, मैंने कहा मोटा मोटा ध्यान रखेंगे आप, लगभग 16 लाख, क्या बोला मैं? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, यानी 50 से 51% क्षेत्रफल जमीन ही खेती के लिए उपलब्ध है। क्योंकि बाकी की जमीन पर आप लोगों को पता है कहीं नदियां बह रही है, आपको पता है कहीं रहने के लिए हमारे मकान बने हुए हैं, आपको पता है कहीं इंडस्ट्रीज लगी हुई है। इसलिए खेती के लिए उपलब्ध जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल का 50 से 51% ही है। ये मैंने कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको बताया। अभी आप ये मान लीजिए कि भारत में जो पूरी जमीन खेती के लिए उपलब्ध है वो सपोज करो 50 बीघा है। कितने बीघा जमीन उपलब्ध है? 50 बीघा। 50 बीघा जमीन, मैंने कल भी उदाहरण दिया था खेती के लिए, इसलिए मैं उदाहरण बदल नहीं रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो। खेती के लिए जमीन 50 बीघा उपलब्ध है। सपोज कीजिए किसान ने आपकी बार 40 बीघा जमीन पर ही खेती करी। कितने बीघा पर खेती करी? 40 बीघा पर, जिसके कारण भी मैंने कल बताए थे। तो ये जो 40 बीघा पर खेती करी उसे एनएसए कहते हैं,
शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नेट यानी एक्चुअल में कितनी जमीन पर खेती की गई है, उपलब्ध कितनी थी 50 बीघा, खेती कितने पे की 40 बीघा पे। लेकिन सपोज कीजिए ये तो आपने मान लीजिए खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में खेती कर ली। अब आते हैं मान लीजिए आपने रबी में भी करी, मान लीजिए आपने खरीफ में भी करी, आपने जायद में भी करी, तीनों ही मौसम में खेती करी, तो 40 बीघा रबी में करी, वही वापस खरीफ भी पूरी बोली, और सपोज कीजिए जायद में भी 40 बीघा पर बोया, तो आपका जीएसए यानी ग्रॉस यानी टोटल, सोन यानी बोया गया, एरिया यानी क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र, सकल का मतलब क्या होता है कुल, तो ये जो सकल यानी कुल, बोया गया क्षेत्र, सकल यानी कुल बोया गया क्षेत्र आपका कितना हो जाएगा, वो हमें पता चल गया 120 बीघा या 120 हेक्टेयर हो जाएगा। ये सकल बोया गया क्षेत्र है। इस सकल बोए गए क्षेत्र में से मैं देखूंगा कि चावल बोया जा रहा है तो कितने परसेंट पे बोया जा रहा है, कितने परसेंट पे बोया जा रहा है, गेहूं बोया जा रहा है तो कितने पे बोया जा रहा है। फिर मैं देखूंगा कि ये जो भारत उत्पादन कर रहा है वो विश्व का कितना प्रतिशत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पूरा विश्व 100 किलोग्राम चावल पैदा करता है, तो हमें पता है कि भारत उसमें से 21-22 किलोग्राम भारत पैदा कर लेता है, उसमें से 21-22 किलोग्राम भारत पैदा करता है। तो भारत ने पूरे विश्व का कितना प्रतिशत चावल पैदा किया, 21 से 22% चावल पैदा किया। बात समझ गए होंगे। अगर भारत इतना चावल पैदा करता है या गेहूं पैदा करता है या कोई और फसल पैदा करता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि भारत का इस फसल में स्थान क्या है। आपके सिलेबस में जितनी फसलें दी हुई हैं उसमें कॉफी को छोड़ करके बाकी सभी फसलों में भारत का स्थान या तो सेकंड है और कपास में फर्स्ट है। कपास में फर्स्ट स्थान 2022 के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं देखूंगा भारत का विश्व में स्थान क्या है, फिर मैं देखूंगा विश्व का तो भारत पता चल गया। अब भारत में जो ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं वो राज्य कौन से हैं, वो कौन से राज्य हैं। कल मैंने चावल के बारे में बात की थी, आज मैं गेहूं और बाकी और फसलों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों यहीं से मैं एक पॉइंट निकाल दूंगा कि जब हम कुछ बात समझे क्या, जब हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में देख लेते हैं, मान लीजिए चावल ही है। अगर मैं चावल पे देख लेता हूं तो सबसे पहले मैं इसको 3 एंगल पे देखने की कोशिश करता हूं। विश्व में चावल को मैं 3 एंगल पे देखने की कोशिश करता हूं। कैसे देखने की कोशिश करी, पहला मैंने देखने की कोशिश करी विश्व में सबसे ज्यादा कौन करता है। इसमें हमें पता चला चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। मैं आपको तीनों दृष्टिकोण से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी को आपस में जोड़ करके सारा कंक्लूजन कर सकते हैं। विश्व में चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। भारत की बात करता हूं तो कल भी मैंने बताया था, एक स्टाइल बताई थी कि चाय बढ़ा दो। मैंने कहा था पहले नंबर पर यह है, यहां पर क्या है, चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल बताया था। फिर मैंने कहा था एक राज्य बिहार छोड़ देना, दूसरे नंबर पे कौन हो गया, यूपी। फिर मैंने कहा था एक राज्य हरियाणा छोड़ देना, तो तीसरे नंबर पे कौन हो गया, पंजाब। तो इसके 3 मेरे को मिल गए कि पहले कौन था तीसरे नंबर पे, बंगाल या पश्चिम बंगाल। लेकिन मैंने कहा था 2024 के एस्टिमेटेड डेटा में ये चेंज हुआ है और अब कौन हो गया है, तेलंगाना फर्स्ट हो गया है। तेलंगाना फर्स्ट हो गया है कि सर बंगाल का क्या हुआ, बंगाल अब 3rd नंबर पे पहुंच गया। अगर तेलंगाना को फर्स्ट मानूंगा तो बंगाल 3rd हो गया और यूपी अभी भी 2nd पर है। और फिर अगर मैं बात करूंगा तो आप पहुंच जाएंगे राजस्थान पे। तो मुझे बताएं कि राजस्थान के अंदर वैसे तो चावल आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, अगर राजस्थान के अंदर भी चावल पैदा हो रहा है तो आपको पता है बांसवाड़ा, आप लोगों को पता है गंगानगर, हनुमानगढ़ चावल के उत्पादन में वो है। तो मैं देख लूंगा कि राजस्थान में वो कौन से जिले हैं। बात समझे, विश्व की बात होगी तो देखूंगा देश कौन से हैं, देश की बात भारत की होगी तो देखूंगा राज्य कौन से हैं, और राज्य की बात होगी तो मैं देखूंगा राजस्थान में प्रमुख, तो मैं देखने की कोशिश करूंगा राजस्थान में प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। जो आपको पता है कि बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये पॉइंट भी आप इसी के साथ लग करके कंप्लीट कर सकते हैं कि ये क्या है। तो 14 पॉइंट मैंने बताए थे। फिर मैं बात करूंगा कुल उत्पादन कितना हुआ, कि इस पूरे फसल का पूरे भारत में उत्पादन कितना हुआ, फिर भारत में कौन कौन सी वैरायटी उगाई जाती है, फिर इसके विकास के लिए कौन सी संस्थाएं भारत में काम कर रही है। इन 14-15 पॉइंट का अगर मैं आंसर ढूंढ लेता हूं तो मेरी इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के काफी बेसिक पॉइंट्स अपने आप खत्म हो जाए। दोस्तों आपका सौभाग्य है कि आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर नहीं है, आपका सौभाग्य है कि इंडिया ज्योग्राफी में भी 6 फसलें पढ़नी। लेकिन अगर जब आप ये यूपीएससी पढ़ रहे हो या आप पहले का सिलेबस पढ़ रहे होते या आप किसी और एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे होते तो आपको सारा एज ए होल पढ़ना होता था, वहां सारी चीजें होचपोच हो जाती है। लेकिन अगर आप इस दृष्टिकोण से इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो आपकी सारी बातें होचपोच नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इसी आधार पर मैं चावल पे जाऊंगा और चावल पे सारी बातें मैं कल पढ़ा चुका था। चूंकि मैं कल पढ़ा चुका था इसलिए मैं इन सारे पॉइंट को लेते हुए सिर्फ आज आप लोगों को रिवाइज करूंगा, और रिवाइज के लिए मैं सिर्फ एक टेबल पे इन सारी चीजों को रिवाइज कर ले जाऊंगा। तो जरा यहां आइए,
और देखने की कोशिश कीजिए चावल के बारे में। तो मैंने बताया था कल भी आप लोगों को, मैंने कहा था कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही ऐसी है जो रबी की फसल है, गेहूं ही ऐसी है जो रबी की फसल है। बाकी सारी, अब मैं पूरा का पूरा इंडिया ज्योग्राफी पे कंसर्न रहूंगा। बाकी जो सारी फसलें हैं, बाकी जो सारी फसलें हैं, वो बाकी सारी की सारी फसलें हमारी जो है खरीफ की फसलें हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहीं से पकड़ लो, यहीं से पकड़ लो कि चावल, यहीं से पकड़ लो चावल कैसी फसल है। तो मैं यहाँ एंट्री करना चालू करूंगा, चावल खरीफ की फसल है। और मैंने कल भी बताया था और अभी भी बताया कि जो खरीफ की फसल है वो भारत में कब होती है, वो हमें पता है मानसून के आगमन के साथ होती है। अगर मानसून के आगमन के साथ होती है तो भारत में गर्मी में होती है, और जो गर्मी में होती है तो मूलतः ये पौधा किस कटिबंध का रहा होगा, तो हमें पता है ये उष्ण कटिबंध का रहा होगा। गर्मी को उष्ण कहते हैं, चूंकि पानी को, चावल को पानी भी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा माना जाता है। और हमें अच्छे से पता है कि चावल का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप माना जाता है। चावल का मूल स्थान मतलब पहली बार ओरिजिनली प्राकृतिक रूप से बिना मानवीय गतिविधि के, बिना ह्यूमन इंटरफेयर के ये कहाँ उगा होगा, तो वो हमें पता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में, चावल मूल पौधा माना जाता है। हालांकि इस पर डिबेट है, कितना है क्या है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेदे के बात यह है, अगर मुझे पता चल जाए कोई फसल पहली बार कहाँ उगी थी, तो मुझे पता चला भारतीय उपमहाद्वीप में, तो मुझे पता चल जाता अगर भारतीय उपमहाद्वीप में तो यहाँ आ जाओ। भारतीय उपमहाद्वीप कौन से कटिबंध का देश है, हमें पता है भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है। तो मुझे पता चल गया अगर जो भारत में हो रहा है जरूर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होगा, यानी उष्ण है, चूंकि पानी, चावल को पानी ज्यादा चाहिए इसलिए आर्द्र है, तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और जो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, तो आप बताओ भारत में उष्ण यानी गर्मी और आर्द्र वो कब होता है, तो आप यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकते हैं कि वो खरीफ के मौसम में होता है, यानी मानसून के मौसम में वर्षा के प्रारंभ के साथ होता है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बातें आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। और अगर ये हो रहा है तो हमें फिर ये ढूंढना है कि चावल कैसी फसल है। तो मैंने कल भी बताया था भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न फसल यही है, यानी भारत में जो सबसे ज्यादा खाया जाता है वो फर्स्ट नंबर पे जो खाद्यान्न फसल है वो यही है। इसीलिए खाद्यान्न के उत्पादन का आपको पता है 40% खाद्यान्न, क्या खाद्यान्न का, किसका, खाद्यान्न का, अगर पूरा खाद्यान्न उगाया जा रहा है, खाद्यान्न का 40% क्या है, अकेला चावल है। यानी यूं मान लीजिए पूरा खाद्यान्न अगर 100 किलो है, कितना है, 100 किलो अगर उगाया जा रहा है, पूरा अगर खाद्यान्न 100 किलो भारत में उगाया जा रहा है, तो उसमें 40 किलो अकेला चावल उगाया जा रहा है, क्योंकि ये भारत की जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। फिर अगर मैं यहीं से आऊं, अगर भारत में गर्मी की ऋतु है, तो हमें पता था कि इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा होता है। मैंने कल भी बताया था कि लगभग 24 डिग्री, आप याद रखेंगे 24 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने कल भी बताया था जैसे चावल होता है, जैसे 24 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहां से मैं 24 डिग्री सेल्सियस निकाल दूंगा। आपको पता है गर्मी की ऋतु है, इसलिए भारत में मानसून में बारिश होगी, इसलिए यहाँ रेनफॉल, या मैं कहूँ वर्षा की मात्रा, या मैं कहूँ आर्द्रता, रेनफॉल, वर्षा की मात्रा, या मैं कहूँ आर्द्रता की मात्रा या पानी की मात्रा इस फसल को जो चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। इसलिए इसको आपको पता है 100 से 150 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है, 100 से 150 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है, पानी की मात्रा चाहिए होती है। अब मृदा की बात करूं तो कल भी मैंने आपको बताया था कि चावल चिकनी मिट्टी में होता है, चावल चिकनी मिट्टी में होता है, चावल चीका युक्त मिट्टी में होता है, चावल चिकनी मिट्टी में होता है, चावल चीका युक्त मृदा में होता है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने कल भी बताया था जीएसए का प्रतिशत, जीएसए में आपको बता चुका कि रबी में, खरीफ में और जायद में, इन तीनों सीजन में भारत में कुल कितनी जमीन पर खेती होती है, इसके कुल का 24%। यानी मान लीजिए अगर भारत में 100 बीघा जमीन पर खेती होती है उदाहरण के तौर पे, तो 24 बीघा जमीन में चावल उगाया जाता है। इसके लिए भी मैंने कल बताया था आपको कि 6 से 24% होता है। 24% किसका है, जीएसए का है। 6 से चावल है, 6 से 24 डिग्री सेल्सियस है, 6 से चिकनी मिट्टी है, 6 से चीका युक्त मिट्टी है, 6 से 24% जीएसए का है। विश्व के कुल उत्पादन के परसेंट की बात करूं तो भारत विश्व का 21% चावल पैदा करता है। भारत विश्व का 21% चावल पैदा करता है। कहने का मतलब अगर पूरे विश्व में 100 किलो चावल पैदा हो रहा है तो 21 किलो चावल उसमें से भारत पैदा करता है। अगर अगले बिंदु पे जाऊं तो इसके आधार पे स्थान की बात करूं तो भारत का सेकंड स्थान है, तो मुझे जरूर फर्स्ट भी ढूंढना पड़ेगा। तो भारत सेकंड नंबर पर है, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने कहा था चीन है। तो मैंने वो भी बताया था आपको। अगर मैं पूरी बात करने की कोशिश करूं तो मैं बात कर सकता हूं जैसे चावल, मैं बात करता हूं जैसे 24 डिग्री सेल्सियस, मैं बात कर सकता हूं जैसे चिकनी मिट्टी, मैं बात कर सकता हूं जैसे चिकनी मिट्टी, चीका मिट्टी, ये सारी बात हुई। मैं बात कर सकता हूं जीएसए का 24%, और मैं बात कर सकता हूं जैसे चीन फर्स्ट नंबर पे है। तो चावल की पिक्चर खत्म हो जाएगी। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करूं तो मैंने आपको इस स्टाइल से बताया था। एक नंबर ये याद रखें, चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल, और आप तेलंगाना भी याद रखें क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे हो गया है।
जून 2024 के डेटा में तेलंगाना फर्स्ट है, पहले वाले में बंगाल फर्स्ट था, फिर यहाँ बिहार, एक को छोड़ दो, ऑल्टरनेट आगे बढ़ते चलो तो 2 नंबर पे यूपी है, 2 नंबर पे यूपी है, आगे बढ़ोगे तो 3 नंबर पे आपको पंजाब मिलेगा, इसी को आप पकड़ लोगे और अगले पॉइंट पे आ जाओगे। उत्पादकता सबसे ज्यादा पंजाब की है, उत्पादकता सबसे ज्यादा पंजाब की है। कहने का मतलब उत्पादकता का क्या होता है, 1 बीघा जमीन में उत्पादकता का मतलब होता है 1 बीघा मान लो या हेक्टेयर मान लो, 1 बीघा या 1 हेक्टेयर जमीन पर, 1 बीघा या 1 हेक्टेयर जमीन पर ज्यादा उत्पादन किसने किया, ज्यादा उत्पादन किसने किया उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। 1 हेक्टेयर जमीन में ज्यादा उत्पादन जिसने किया उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। पंजाब 1 हेक्टेयर में ज्यादा पैदा करता है, इसलिए पंजाब की उत्पादकता इन तीनों में सबसे ज्यादा है। और कुल उत्पादन की बात करूं तो भारत में ये 2024 का डेटा बता रहा हूं, 137 मिलियन टन चावल पैदा किया। कितने मिलियन टन, 137। मैं मोटा मोटा याद रखता था 136, 36 चावल, 36 चावल, 36 चावल, तो 136 मिलियन टन, क्योंकि ये पता है कि 2022 का डेटा में जो आपको 136 मिलियन टन मिलता है। अगर किस्मों की बात करूं तो मैंने आपको नदियों के नाम बताए थे, मैंने कहा था आप साबरमती याद रखें, मैंने कहा था आप साबरमती याद रखें। साबरमती के पास में हमें पता है माही सुगंधा मिलती है, माही सुगंधा। माही सुगंधा के अलावा मैंने आपको कहा था 2 नदियों के नाम और याद रखें, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी ये भी नदियां हैं, कृष्णा और कावेरी ये भी नदियां हैं। फिर मैंने कहा था जया याद रखना, और मैंने कल भी कहा था जया बोनी किस्म है, जया बोनी किस्म है। यहाँ तक की बात जब खत्म हो जाती है तो फिर हम गए थे राइस पे, और मैंने राइस से आप लोगों को 3 नाम बताए थे। आर से मैंने आप लोगों को बताया था रत्ना, मैंने आई से आप लोगों को बताया था IR5 और IR8। IR का मतलब इंडियन राइस होता है, और सी का मतलब था चाक, सी का मतलब क्या था, चाक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा था कैग आप लोगों को याद रखना है, कल भी बताया था ये स्टाइल, कैग आप लोगों को याद रखना है। कैग का मतलब था के अंदर 3 है, कांची है, के अंदर एक और है, करुणा है, के अंदर एक और है, कामिनी है। ये कांची, करुणा, कामिनी क्या करती हैं, आड़े में यानी आला जीरा। आड़ा, आड़ा जानते हो, मारवाड़ी में आड़ा बोलते हैं, मारवाड़ी में आला बोलते हैं। जो 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 आपका वो होता है ना, रखने का जगह होती है, जो आपकी अलमीरा बनी होती है, उसको आड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में। तो आड़ा जीरा आले में किसको, गोविंद को भोग लगाएगी। ये गोविंद भोग, ये आप कहेंगे सर आप इतना क्यों बता रहे हो। दोस्तों आपके जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं वो या तो किस्म से पूछे जाते हैं या प्रमुख उत्पादन से पूछे जाते हैं। और चावल का RAS 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछा गया था कि चावल के उत्पादक राज्यों का क्रम बताइए। तो उम्मीद कर रहा हूं पकड़ लेंगे होंगे। 13, 16, 18, 21 और 23 में जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को साथ की साथ कराता चलूंगा, ताकि आपके सारे काम एक साथ हो जाएं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ गए। और मैंने कल भी बताया था चावल के विकास के लिए जो संस्थान काम कर रहा है, एक कटक में कर रहा है और एक हमने पढ़ा था हैदराबाद में कर रहा है। कटक में जो कर रहा है मैंने कल भी बताया था कैसे कटक, कैसे केंद्रीय, यहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, यहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, जबकि यहाँ पर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। केवल एक ही शब्द का अंतर है, उसमें केंद्रीय है तो हम याद रखेंगे कैसे केंद्रीय, कैसे कटक, और दूसरे वाले का हैदराबाद में है, क्योंकि आपको पता है कि धान का कटोरा महानदी बेसिन में उसी के पास छत्तीसगढ़ में है, इसलिए कटक इससे याद आ जाएगा। कटक कटोरा, कटोरे के पास कटक है, यानी केंद्रीय है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। और अगर यहाँ तक की बात समझ गए तो हम अगली फसल की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमने कल का भी रिवाइज कर लिया और कैसे सारी चीजों को एक जगह समअप किया जाता है वो भी हमने देख लिया। और जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए 37-35 मिनट का वीडियो सारी चीजें रिवाइज और रिकॉल करवा देगा। यहाँ तक की बात हमारी होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो अब हम अगली फसल पे चलते हैं, गेहूं पे। वही 14 सवालों के जवाब, कैसी फसल है, वहीं से चालू करते हैं। तो पहला आंसर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कैसी फसल है। तो आपको पता है सभी को, गेहूं हमें पता है रबी की फसल है, ठीक। गेहूं और जो, दो ही तो हमारे सिलेबस में है, ये राजस्थान वाले में, ये इंडिया वाले में। गेहूं और जो, दो ही तो फसलें हैं जो रबी की फसल है। हमें पता है अगर रबी की फसल है तो ये भारत में शीत ऋतु में उगाई जाती है। यानी ये ओरिजिनली पौधा कहाँ का रहा होगा, ये जरूर ऐसी जगह का हुआ होगा जो ठंडी जलवायु का जगह है, स्थान है, देश है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, कौन सी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा हो गया। पहला पॉइंट मुझे मिल जाता है, गेहूं रबी की फसल है। दूसरा पॉइंट मुझे मिल जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। मूल रूप से ये पहली बार यहीं उगा होगा। और हमें पता है दोस्तों कि गेहूं मूल रूप से मध्य एशिया का पौधा था। कहाँ का था, मध्य एशिया का पौधा था। कुछ बात समझे क्या, अगर आप यहाँ से जाएं तो आप ये पता कर सकते हैं मूलतः ये पौधा कहाँ का रहा होगा। और अगर आप उल्टा आए तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि रबी की फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। दोनों चीजें आप पता कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। चलिए, अगर तीसरा बिंदु मुझे ढूंढनी कैसी फसल है, हमें पता है ये खाद्यान्न फसल है। हम सभी जानते हैं कि भारत का ये दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है, यानी द्वितीय प्रमुख खाद्यान्न
खाद्यान्न फसल है, यानी ये सेकंड प्रोमिनेंट फूड ग्रेन है इंडिया का। खाद्यान्न फसल पता चल गई। वापस आते हैं, मैंने पता किया गेहूं कैसी फसल है, रबी की फसल है। अगर रबी की फसल है तो भारत में कब होगी, शीत या ठंड में होगी। ठंड में हो रही है इसका मतलब शीत में हो रही है, यानी मूल रूप से ये पौधा कहाँ का था, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का था। अतः ये पौधा मूल रूप से कहाँ का है, मध्य एशिया का है। ये भारत की कैसी फसल है, खाद्यान्न फसल है, दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो सवाल पैदा होता है पहली कौन सी थी, हमें पता है पहली चावल थी। यहां तक की बात समझ में आ जाती है। फिर हम जानते हैं कि अगर अगर भारत में रबी है, रबी मतलब रजाई का मौसम है, रजाई मतलब रबी मतलब रजाई के सीजन में ये हो रहा है, रजाई के सीजन में हो रहा है, इसका मतलब जरूर इस फसल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और हम अच्छे से जानते हैं गेहूं के बोते टाइम, ये गेहूं नजर आ रहा होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते टाइम 15 डिग्री सेल्सियस और पकते टाइम 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा बोते समय, गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के समय या बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस जब वो ग्रो कर रहा हो, और पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की और खिली धूप की आवश्यकता होती है। दोस्तों कहीं की आवश्यकता होती है, खिली धूप की, खिली धूप की, खिली धूप की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, खिली धूप की आवश्यकता होती है। जब यहां तक है तो हमें पता है कि भारत में वर्षा वर्षा शीत ऋतु में नहीं होती, इसीलिए इसको रेनफॉल या आर्द्रता या पानी की मात्रा लेस देन 100 सेंटीमीटर चाहिए। और इस 100 सेंटीमीटर से मैं आऊं तो हमें पता है अच्छे से गेहूं की फसल को 50 से 80 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। सारी लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है, क्योंकि आप लोगों की आदत है जब तक पीपीटी पे लिखा हुआ नहीं हो तब तक मजा और फील नहीं आती। लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ाना ये होता है कि आप बिना पीपीटी के चीजों को समझने की कोशिश करें। बहरहाल जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कीजिए। एनीवे वापस आते हैं, जरा एक बार इस मेथड को भी आप अप्लाई कीजिएगा कि वास्तव में कुछ डिफरेंस आप लोगों को फील हो रहा है क्या। ठीक, तो आर्द्रता पानी की मात्रा का पता चल गया, 100 सेंटीमीटर है, यहां तक 100 सेंटीमीटर से कम है, गेहूं के लिए इतनी चाहिए। अब अगले पे आऊंगा, अगले पे आऊंगा वो है मृदा। गेहूं को कैसी मृदा चाहिए, ये सारे सवाल वही 14 सवालों में से 6 सवाल है। ये गेहूं बलुई मिट्टी में होता है, गेहूं बलुई दोमट मिट्टी में होता है। ये बलुई मिट्टी क्या होती है मैं बता चुका हूं, जिसमें मृदा के कण बड़े होते हैं वो बलुई मिट्टी होती है। दोमट मतलब जिसमें दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं, दोमट मिट्टी होती है। गेहूं बलुई दोमट मिट्टी में होता है, बलुई दोमट मिट्टी में होता है। और मैं इसको याद रखूंगा, गेहूं में ये नजर आ रहा होगा, ये गेहूं की बालियां हैं, ये गेहूं की बालियां हैं, तो बाली वाली बलुई मिट्टी में होता है, गेहूं की बाली बलुई मिट्टी में होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए। 7वां सवाल जहां हम जाते हैं वो आपको पता है कि जीएसए का कितना प्रतिशत है। जीएसए मतलब सकल बोए गए क्षेत्र का। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि चावल सकल बोए गए क्षेत्र के, गेहूं सकल बोए गए क्षेत्र के 24% क्षेत्र पर होता है, 14% क्षेत्रफल पर होता है। तो 24 पर कौन सा हो रहा था, 24% पर होता है चावल। जैसे 24 जैसे चावल, चावल वाले से अगर आप 10 कम कर देंगे तो आपको गेहूं का पता चल जाएगा। है क्या ये कि अगर पूरे भारत में 100 बीघा जमीन पर रबी खरीफ और जायद में फसल उगाई गई तो उसमें से 14 बीघा जमीन पर रबी के मौसम में गेहूं उगाया गया है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि जीएसए का कितना प्रतिशत है। अगर यह है तो मैं 8वां सवाल देखता हूं कि विश्व का कितना प्रतिशत भारत पैदा करता है। भारत विश्व का 12% गेहूं पैदा करता है। कितना प्रतिशत गेहूं उत्पन्न करता है, भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पन्न करता है। जबकि चावल कितना कर रहा था, आप सभी को पता है, भारत विश्व का 21% चावल पैदा करता है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ अगर पूरा विश्व 100 किलो चावल पैदा करता है तो 24 किलो चावल कौन पैदा करता है, भारत करता है। अगर पूरा विश्व 100 किलो गेहूं पैदा करता है तो 12 किलो गेहूं कौन पैदा करता है, 12 किलो गेहूं पैदा करता है भारत करता है। याद कैसे करेंगे, 21 का उल्टा कर दो। अगर मैं यहाँ 21 लिखता हूं तो आप जरा इसका उल्टा करो, इसको इधर और इसको इधर लाओ तो ये 12 हो जाएगा। यानी 21% तो चावल पैदा करता है और 12% गेहूं पैदा करता है भारत। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस एक एक स्लाइड को आप पढ़ेंगे घर बैठ करके। आगे चलूं तो इस आधार पर फिर हम अगला 8वां सवाल ढूंढते थे कि भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। दोस्तों गेहूं और चावल दोनों में सेम है। मैं गेहूं के साथ चावल इसलिए जोड़कर आप लोगों को दोस्तों पढ़ा रहा हूं कि जब हम अगली फसल पे जाएं तो पिछली न केवल रिवाइज हो बल्कि उससे लिंक करते हुए हम आगे बढ़ते हुए पूरे टॉपिक को समाप्त कर डालें। तो
गेहूं और चावल में दोनों में ही चीन पहले पे है और भारत दूसरे पे है। कि सर ये आप कहां से कह रहे हैं? दोस्तों ये मेरे डेटा नहीं है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की विशेष एजेंसी है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। मैंने कल भी कहा था फाओ खाओ, दबा दबा के खाओ तो रोम रोम खिल जाए, यानी रोम में फाओ का हेडक्वार्टर है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। उसके 2022 के डेटा आए हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड के डेटा, सारे कंट्रीज के डेटा कलेक्ट करके और फिर उनकी तुलनात्मक स्थिति का आकलन कर बताता है। उस आधार पर मैं कह रहा हूं गेहूं और चावल दोनों में ही चीन पहला है और चीन पहला है, और जो दूसरे नंबर पर है वो भारत है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। तो अगर फाओ के हिसाब से बात करूं तो भारत का गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब अगला पॉइंट अपन क्या ढूंढेंगे? अगला पॉइंट अपन ढूंढते थे कि भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो वही स्टाइल हम ये लगाएंगे, वैसे आप लोग इसी से देख सकते हैं। यहां आप लोगों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया हुआ है। तो जरा देखिए कि मैं यहां से यूं चलूंगा और गेहूं लिखने की कोशिश करूंगा, तो ये मैंने ग बनाया, और अगर मैं गेहूं लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा। यहां तक बात समझे? तो मैं क्या करूंगा, दो तो इधर से आऊंगा, यहां से समझिए, ये मैंने लिखा गेहूं और यहां गया मैं, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर पे कौन सा जिला हुआ? उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पे कौन सा जिला हुआ, कौन सा राज्य हुआ? मध्य प्रदेश। और 3 नंबर पे कौन सा राज्य हुआ? पंजाब। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक आप बात समझ गए? और इसी पंजाब को उसी चावल की तरह मैं याद रखूंगा, ये सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला राज्य है। क्या है ये? सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला राज्य। उत्पादकता क्या होती है? एक बीघा में ज्यादा किसने उत्पन्न किया? एक बीघा में ज्यादा किसने उत्पन्न किया? एक बीघा में ज्यादा किसने उत्पन्न किया? उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। पंजाब की उत्पादकता ज्यादा है। और अगर मैं टोटल बात करूं तो फटाफट गेहूं लिखेंगे। 1 नंबर पे यूपी, 2 नंबर पे एमपी। ये यूपी और एमपी दोनों राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ देख लो, ये रहा यूपी और ये रहा एमपी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरे पे मैं जाऊंगा तो इस गेहूं को यूं घुमाने की कोशिश करूंगा तो 3 नंबर पे ये आएगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा, तो वो है पंजाब। इस तरीके से मैं भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों को याद कर सकता हूं। और उत्पादकता में फर्स्ट कौन है? वो है पंजाब। पंजाब एक बीघा में ज्यादा पैदा करता है। अब आप कहेंगे कि सर पहला कैसे पता चलेगा? पहला ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं पहला मतलब पहला राज्य जो सबसे बड़ा, अगर मैं देखूं ये गेहूं लिखा हुआ है, इस गेहूं के इसी को पकड़ लो, इस मात्रा को, किसकी मात्रा है भाई? ऊ की मात्रा है। तो गेहूं वाले में पहले नंबर पे कौन है? यूपी है। लास्ट में मैं सारी फसलों का ये कंपेयर करके आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग पकड़ जाएंगे। जैसे ही यूपी पकड़ में आता है तो फिर मैं अपनी स्टाइल लगा दूंगा। एक नंबर पे गेहूं ऊ यानी उत्तर प्रदेश है। 2 नंबर पे एमपी यानी मध्य प्रदेश है। 3 नंबर पे मैं इधर जाऊंगा यानी पंजाब है। और पंजाब ऐसा राज्य है जिसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोग पकड़ ले गए होंगे। अगर ये सारी बात पकड़ ले गए तो मैं बात करूंगा अब कुल उत्पादन भारत में कितना होता है। कुल उत्पादन भारत में गेहूं का 113 मिलियन टन हुआ। ये जून 2024 के डेटा है। जून 2024 में जो एस्टिमेटेड डेटा रिलीज किया उसमें है, और डेटा ये 2023-24 के प्रोडक्शन के हैं। उम्मीद करता हूं बात पकड़ ले गए होंगे। 113 मिलियन टन, ये ध्यान रखेंगे। हमने पढ़ा था कि चावल चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर भारत में खाद्यान्न की बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा होता है? चावल। यानी उत्पादन सबसे ज्यादा किसका है? पकड़िए, उत्पादन सबसे ज्यादा किसका है? चावल का। यहां तक की बात समझ में आई? लेकिन अगर उत्पादकता की बात करूं, किसकी बात करूं? उत्पादकता की, तो उत्पादकता में जो फर्स्ट है वो होगा गेहूं। क्या होगा? गेहूं। तो खाद्यान्न पकड़िए, खाद्यान्न तो आप समझ गए होंगे, मैं वापस समझाता हूं। खाद्यान्न मैंने फसलों के वर्गीकरण में बताया था। अब आपको समझ में आ गया होगा वो वर्गीकरण क्यों किया था शुरू में, ताकि एक एक लाइन में एक एक शब्द का मतलब हम समझते जाएं। खाद्यान्न में याद आ गया होगा, खाद्यान्न में हम दो चीज मानते हैं। एक मानते हैं अनाज और दूसरा मानते हैं दालें। ठीक, अनाज भी हमने दो प्रकार का किया था। एक किया था उत्तम अनाज और एक किया था मोटा अनाज। अगर मैं उत्तम अनाज की बात करूं तो उसमें एक था चावल और एक था गेहूं। क्या था? चावल और गेहूं। तो
अगर मैं खाद्यान्नों के पूरे उत्पादन की बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का। लेकिन अगर उत्पादकता की बात करूं, उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर जमीन में मान लीजिए चावल चावल 10 किलो हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो गेहूं 1 हेक्टेयर में 12 किलो 15 किलो होता है। तो ये आप पकड़ ले गए होंगे कि उत्पादकता किसकी ज्यादा है। गेहूं की उत्पादकता खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा है, पूरी कृषि फसल में नहीं, सिर्फ खाद्यान्नों में गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। ये बात पकड़ ले गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ जाती है तो मैं इसी मैप से भी इन सब चीजों को करने की कोशिश करूंगा, गेहूं वाले को देखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि गेहूं, और मैं इसी को पकड़ूंगा। ऊ का मतलब हो गया, उत्तर प्रदेश, यानी यहीं से चालू कर दूंगा और गेहूं को लिखना स्टार्ट करूंगा। तो मेरे को ये पकड़ में आ गया, 1 नंबर पे यूपी है, 2 नंबर पे एमपी है, और अगर मैं गेहूं लिखने जाऊंगा तो 3 नंबर पे पंजाब है। यहां तक की बात समझ गए होंगे। ये मैप इसीलिए आप लोगों के लिए लगाया हुआ था। अब मैं बात करूंगा गेहूं की किस्मों की। किसकी बात करूंगा? गेहूं की किस्मों की। तो दोस्तों आप याद रखेंगे गेहूं में एक याद रखेंगे गेम्स। क्या याद रखेंगे? गेम्स। क्योंकि जितना भी गेम हो रहा है, गेम मतलब एक दूसरे के साथ शातिरबाजी करना, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करना। हम देखते हैं हमारे पूरे पूरे परिदृश्य में यही चल रहा है। किसी को ब्लैकमेल करना, ये जो सारी चीजें जो भी चल रही है वो सारा गेम चल काहे के ले रहा है? करोगे क्या यार सब कुछ करके? खानी तो रोटी है। क्या करनी है? खानी तो रोटी है। यहां तक मेरे साथ है नहीं है? खानी केवल अपने को रोटी है। तो आप याद रखेंगे सारा गेम गेहूं के लिए चल रहा है, सारा गेम गेहूं के लिए चल रहा है। ठीक, गेम का मतलब यहाँ ये है दोस्तों, गेम गेहूं के लिए चल रहा है या सोने के लिए चल रहा है। तो जहां भी आपको सोना नाम मिले ना, सोना, सोना का मतलब क्या हुआ? सोना का मतलब हुआ कल्याण सोना, कल्याण सोना, मक्सिन सोना, यानी जिन भी नामों के आगे मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना, एक नाम सुना होगा आपने शरबती सोना। शरबती सोना ये बहुत शरबत जैसा मीठा गेहूं होता है। तो जिनके नाम के आगे सोना मिले वो सारी गेहूं की किस्में हैं। फिर गेम्स पे आ जाइए। गेम्स में जी का मतलब है गिरिजा, गेम्स में जी का मतलब है गिरिजा। ए का मतलब है दोस्तों अर्जुन, एम का मतलब है मालविका, एम का मतलब है मालविया, एम का मतलब है मालविया, और एस का मतलब है दोस्तों सोनालिका। एस का मतलब क्या है? सोनालिका। तो ये गेम्स आप याद रखेंगे, ये गेम्स आप याद रखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये गेहूं की किस्में मिल गई होगी। ये कल्याण सोना मिल गया होगा, शरबती सोना मिल गया होगा, गिरिजा मिल गया, अर्जुन मिल गया, गेम्स में मालविया मिल गया, सोनालिका मिल गया। और सारी बात करेंगे तो एक चीज अपन और याद रखेंगे, वो याद रखेंगे चड़क या कड़क, चड़क या कड़क। सी का मतलब हो गया चंबल, सी का मतलब क्या हुआ? चंबल। डी का मतलब हो गया दुर्गापुरा। ये दुर्गापुरा जरूर आप याद रखें क्योंकि ये हमारा वाला जो कृषि अनुसंधान केंद्र है जो यहाँ जयपुर में दुर्गापुरा में है, वो दुर्गापुर है और वो 65 है, दुर्गापुर 65 है, ये याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे खर्चिया कि सर आप एक एक पे इतनी बात क्यों कर रहे हो? दोस्तों मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं आरएएस में मुख्य रूप से वो या तो किस्मों से पूछे जा रहे हैं या उत्पादन जो राज्य हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पे आपको फोकस करना है। खर्चिया में भी 65 है तो कड़क याद हो गया होगा। तो मैं गेम्स याद रखूंगा, मैं सोना याद रखूंगा, मैं कड़क याद रखूंगा। सारा गेम जो हो रहा है वो गेहूं और सोने के लिए हो रहा है। तो बात समझ में आ गए होंगे, ये चल रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और फिर जो राज मतलब राजस्थान की भी कुछ किस्में हैं तो ये भी हम याद रखेंगे। इसको हम याद रखेंगे 376, 821, 911, फिर पकड़ लेंगे 1114, 376, 821, 911, 1114, 3077, 3077, 3077 और 3070। इन किस्मों को हम याद रखेंगे, इन किस्मों को हम याद रखेंगे दोस्तों। जरूरी है क्योंकि हमेशा सवाल आता है तो हमारा गलत नहीं हो, इसलिए किस्में तो याद करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। बात वापस से करें तो याद रखेंगे सारा गेम गेहूं के लिए, सोने के लिए। तो जी यानी गिरिजा, ए यानी अर्जुन, एम यानी मालविया, मालविका है, और एस यानी सोनालिका। सोनालिका पे विशेष ध्यान रखें, ये गेहूं की बोनी किस्म है। कौन सी किस्म है? बोनी किस्म है। तो गेहूं की ये खत्म होती है, फिर दो यहाँ आप लोगों को किस्में मिल रही है, तीन अलग अलग। इन तीन पे विशेष ध्यान दें, और इसलिए ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इनमें से एक तो आप लोगों से 2023 की जो पिछले वर्ष आरएस प्री का परीक्षा हुई है उसी में पूछा गया नाभी एमजी क्या है, नाभी एमजी क्या है। तो हम पकड़ेंगे इसको, सिर्फ यहां से पकड़ लेंगे। जी मतलब गेहूं की किस्म है, जी मतलब गेहूं की किस्म है, नाभी एमजी, जी यानी गेहूं की किस्म है। ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक, यहां तक समझे। फिर एक है डीडीडब्ल्यू, एक है डीबीडब्ल्यू, एक में है डीडब्ल्यू और एक में है डीबीडब्ल्यू। ये दोनों बात समझ में आ रही होगी। एक में है डीडीडब्ल्यू और एक में
एक में है DBW। ये बात समझ में आई? तो आप याद रखेंगे, मैं ऐसे याद रखता था DBW, बी यानी बी वाले को बीमारी नहीं हो रही है, बी वाले को बीमारी नहीं हो रही है, बी वाले को बीमारी नहीं हो रही है, बीमारी नहीं हो रही है यानी रोग प्रतिरोधक किस्म है। कौन सी किस्म है? रोग प्रतिरोधक किस्म है। और इन दोनों में यही तो अंतर है, यहाँ बी है यहाँ डी है, और जिसमें डी है वो डोले शोले बना रहा है। क्या बना रहा है? डोले शोले बना रहा है। डोले शोले क्यों बना रहा है ये? क्योंकि इसमें प्रोटीन, आप लोगों को पता है कि जब डोले शोले बनाने होते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट लिए जाते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो पकड़ लेंगे आप, एक है DDW और एक है DBW। बी वाला वो है जिसमें बीमारी नहीं होती यानी रोग प्रतिरोधक है। कौन सा है? रोग प्रतिरोधक है, क्योंकि इसमें बीमारी नहीं होती। और डी वाले में डोले शोले बनाने हैं यानी इसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है, 12% प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 12% प्रोटीन पाया जाता है। ये बात समझ गए होंगे। तो अब मैं अगले बिंदु पे आऊंगा। संस्थान से पहले कुछ बात देख लेता हूं। 85% भारत का गेहूं क्षेत्र, दोस्तों भारत का 85% गेहूं क्षेत्र आपको पता है कि वो कर्क रेखा से उत्तर में या मध्य भारत में पाया जाता है। ये उत्तर भारत है, बीच वाला मध्य भारत है, क्योंकि आपको पता है नीचे वाला दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में है। उष्ण कटिबंध में वर्ष पर्यंत आपको पता है दक्षिण भारत में ए प्रकार की जलवायु ऑलरेडी बता चुका हूं पाई जाती है, जहां तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो आप ये बताइए कि फिर तापमान आपको 10 डिग्री बोते समय, 15 डिग्री बढ़ते समय, 20 डिग्री काटते समय, ये रेंज कहाँ मिलेगी? उत्तर और मध्य भारत में मिलेगी। इसलिए भारत का 85% गेहूं क्षेत्र, इसलिए भारत का 85% गेहूं क्षेत्र उत्तर और मध्य भारत तक पाया जाता है। हिमालयी क्षेत्र में 2700 मीटर तक गेहूं उगाया जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई तक? 2700 मीटर की ऊंचाई तक। जबकि आपको पता होगा चावल 2000 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जाता है। कितने मीटर तक? 2000 मीटर तक। जलवायु वाला होता तो चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। आप लोगों को पता है सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री, क्या बोला मैं? 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरावट आती है। तो आप ये बताइए कि यहाँ गेहूं गेहूं 2700 मीटर तक हो रहा था, चावल 2000 मीटर तक हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये बताइए शीत कटिबंध की फसल कौन सी है? गेहूं। तो गेहूं ज्यादा ऊंचाई तक हो जाएगा ना, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है, इसलिए गेहूं ज्यादा ऊंचाई तक हो जाएगा। और चावल थोड़ा कम ऊंचाई पर होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊपर जाओगे तो और ठंडा हो जाएगा और चावल ठंडी जलवायु दशाओं में नहीं होता है। बात पकड़ ले गए होंगे, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। तो अगली बात हरित क्रांति की बात करते हैं। दोस्तों इस हरित क्रांति का बहुत अच्छा लेना देना है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, 1965 की बात है। अमेरिका ने कहा कि युद्ध को रोक दो, नहीं तो हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। वो क्या, माँ का लाल, माँ का सपूत रहा होगा लाल बहादुर शास्त्री, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत अपनी अस्मिता का युद्ध तो लड़ेगा। वहीं से एक पिक्चर चालू होती है और वहीं से बीज बो दिए गए हरित क्रांति के। लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से प्रत्यक्षता नहीं अप्रत्यक्षता ही उम्मीद की कि हर कोई 1-2 दिन का उपवास रख सकता है। और हमें पता है ताशकंद समझौते में उनकी रहस्यमयी मृत्यु हुई, जिस पर एक विवाद है, जिस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। ठीक, हालांकि क्या क्यों कैसे ये कोई नहीं जानता। एनीवे आते हैं, उनके बाद आई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की। हरित क्रांति मतलब गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगे कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। तो आपने वो गाना भी देखा होगा जहां शाहरुख खान यूं करके खड़े थे। खैर अभी मुद्दे पे आता हूं। तो हरित क्रांति 1967 में प्रारंभ होती है। सवाल यह है हरित क्रांति इसी क्षेत्र में क्यों आई? ये जो एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है, जिसमें पंजाब है, जिसमें हरियाणा है और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों आपको पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी। इसी क्षेत्र में इसलिए लाई क्योंकि गेहूं उगाना था। गेहूं उगाना था तो आपको पता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाएं चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ गए होंगे। इसीलिए पहला एमएसपी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो जारी किया गया वो गेहूं की फसल के लिए था। अब किसानों को आश्वासन तो दे दिया कि भाई आप गेहूं उगाओ, हम आपको पैसा देंगे। पैसा देने के लिए आपके पास पैसा होना भी चाहिए। तो आगे क्रमिक रूप से जो अगला कदम चलेगा, तो आप ये बताओ बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना है या नहीं होना। दोस्तों अगर इस तरीके से हम आईआर को, भारत पाकिस्तान संबंध को, हरित क्रांति यानी ज्योग्राफी को, हम अगर बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी इकोनॉमिक्स को अगर एज अ होल देखने की कोशिश करते हैं, तो एक एक चीज का जवाब हमें मिलना प्रारंभ होता है। अभी मैं भटकना नहीं चाहता मुद्दों से, नहीं, इन्हीं सब के पीछे वो बहुत डिटेल की कहानियां भी हैं। बहरहाल अभी आते हैं और अगली बात करते हैं। तो हरित क्रांति से जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, जिसके उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, वो गेहूं था, क्योंकि लोगों को रोटी खिलानी थी, रोटी बहुत जरूरी थी, इसलिए हरित क्रांति से सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के क्षेत्र में हुई। अब बात करते हैं निर्यात की।
भारत भारत बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात करता है। किसको गेहूं का निर्यात करता है? बांग्लादेश को। जरा स्टाइल लगाएंगे इसके अंदर भी दोस्तों। आप अगर एक तरीके से समझने की कोशिश करें तो देखिए, अगर मैं गेहूं लिख रहा था तो गेहूं के उत्पादक राज्य मिल रहे थे मेरे को, गेहूं लिखने से गेहूं के उत्पादक राज्य मिल रहे थे। अब स्टाइल लगाओ और इस गेहूं को जरा यूं खींच ले जाओ, और अगर आप इधर जाओगे, भारत से इधर जाओगे, तो आपको कौन सा देश मिलता है? बांग्लादेश मिलता है। इसलिए भारत गेहूं का निर्यात किसको करता है? बांग्लादेश को करता है। फिर बताना चाहता हूं, गेहूं को यहां तक लाओ तो 1 नंबर और 2 नंबर के उत्पादक राज्य तो आपको मिल गए। 1 नंबर मिल गया यूपी, 2 नंबर मिल गया एमपी। इसको आगे ले जाओ तो इस तरफ देखो, भारत में कौन सा दूसरा देश है जिसको निर्यात कर सकते हैं? निर्यात विदेश में ही होगा, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश, और थोड़ा सा नीचे आता हूं तो श्रीलंका, उनको गेहूं का निर्यात करता है। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर चावल को देखा जाए, तो दोस्तों गौर फरमाना कि चावल में मैंने आपको ये स्टाइल बताई थी, इसको और आगे ले जाओ, और अगर मैं इधर की तरफ भारत के इधर आ जाता हूं तो खाड़ी देश आता है। कौन से देश आते हैं? खाड़ी देश, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इन देशों को भारत चावल का निर्यात करता है, जबकि भारत बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात करता है। यहां तक की बात समझ गए होंगे। गेहूं का रोग सबको पता है, रस्ट रोग होता है। अब बात करता हूं कि गेहूं की कुछ किस्मों को जीआई टैग भी प्राप्त है। कल हमने बात किया था कि चावल की कुछ किस्मों को जीआई टैग प्राप्त था। ऐसे गेहूं की भी कुछ किस्में हैं। एक है कठिया, एक है शरबती, एक है भालिया। शरबती 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 बहुत मीठा गेहूं होता है, बहुत मीठा होता है। यहां तक बात समझे तो शरबती शरबती अपने आप बोल रही है सर सर सिहोर, सर सिहोर, सर सिहोर। इसको कंपेयर करेंगे सर सिहोर। कठिया में ऐसे याद रखता था, मेरे एक दोस्त था बुंदेला, वो थोड़ा गठिया था, गठिया यानी थोड़ा छोटा था, तो मैं याद रखता था गठिया कठिया, गठिया कठिया यानी थोड़ा छोटा। मैं सिर्फ मजाक के लिए कह रहा हूँ, कोई भी किसी बात को अन्यथा नहीं ले, मेरा मकसद किसी की बॉडी शेमिंग कतई नहीं है। गठिया कठिया, गठिया यानी थोड़ा छोटा। कौन है? बुंदेला। तो गठिया कठिया बुंदेलखंड में हो गया, बुंदेला बुंदेलखंड में हो गया यानी यूपी, यानी कठिया गठिया छोटा कहाँ है? बुंदेला, बुंदेलखंड में हो गया। शरबती शर सर सिरोही यानी सिहोर, सर सर सिहोर, सर सिहोर मध्य प्रदेश में हो गया। और जो भालिया गेहूं है वो गुजरात का है। फटाफट आते हैं काठिया गेहूं कहाँ का है? जो अभी हमने देखा काठिया गठिया, कौन? बुंदेला, तो बुंदेलखंड का है, यूपी का है। फिर मैं नीचे आऊंगा तो मुझे मिला शरबती, शरबती कहाँ का है? एमपी का है। फिर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो मुझे मिला गुजरात, गुजरात का कौन सा गेहूं है? भालिया गेहूं है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात पकड़ ले गए होंगे। अगर यहां तक की बात आ जाती है तो फिर संस्थान देखेंगे, चावल के भी देखे थे ऐसे गेहूं का, और गेहूं का संस्थान कहाँ मिलता है? करनाल हरियाणा में मिलता है। कहाँ मिलता है? करनाल हरियाणा मिलता है। गेहूं की पिक्चर समाप्त होती है, और अगर गेहूं की पिक्चर समाप्त हो गई तो हम एक बार वापस से इसी टेबल पर गेहूं की फसलों का भी एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर ही लेते हैं। तो फटाफट आइए, गेहूं की फसल कैसी फसल है? तो यहीं लिख देंगे रबी की फसल है। अगर रबी की फसल है तो भारत में वक्त उस समय क्या पड़ रही होगी? ठंड। यानी ये गेहूं की फसल कौन सी जलवायु की फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। गेहूं की फसल खाद्यान्न है, बागानी है या रोपण है? यह भारत की खाद्यान्न फसल है। और कौन सी खाद्यान्न फसल है? सेकंड, दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। अगर रबी का मौसम है तो भारत में तापमान किससे कम होगा? 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसीलिए गेहूं को बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री और पकते समय 20 डिग्री और खिली धूप की आवश्यकता होती है। पाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और 100 दिन कम से कम ऐसे होने चाहिए, 100 दिन कम से कम ऐसे होने चाहिए जबकि पाला नहीं पड़ा हो। 100 दिन पाला रहित होने चाहिए। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे आऊंगा तो पानी की मात्रा, रेनफॉल देखूंगा, और हमें पता है भारत में सर्दियों में रेनफॉल नहीं होते, यानी 100 सेंटीमीटर से कम मिलेगा। 100 सेंटीमीटर से कम का मतलब यहाँ वर्षा या पानी की मात्रा जो गेहूं में मिलती है, हमें पता है वो 50 से 80 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। ये बात समझ में आ गई। तो अगला मिट्टी देखूंगा, मृदा। मृदा में मैंने कहा था गेहूं की बाली याद रखना है। बाली याद करते हैं बलुई मृदा, बलुई दोमट मिट्टी याद आ जाएगी। ये समझ में आ जाता है तो फिर मैं देखूंगा जीएसए का परसेंटेज। जीएसए यानी सकल बोए गए क्षेत्र, तो सकल बोए गए क्षेत्र का 14% है। कैसे याद करूंगा? चावल में से 10 कम कर दूंगा, चावल में से 10 कम कर दूंगा तो 14 आ जाएगा। और अगर विश्व में भारत के उत्पादन की बात करूं तो भारत विश्व का कुल 12% गेहूं उत्पादन करता है। चावल कितना कर रहा था? 21%। तो गेहूं कितना कर देगा? तो गेहूं कितना कर देगा? 12। कैसे याद रखूंगा? चावल का उल्टा कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। अगले मुद्दे पे आऊं तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भी सेकंड है। तो पता चलता है फर्स्ट कौन है? सेम टू सेम वही पिक्चर जो चावल में थी, यानी चीन है। फिर मैं बात करूंगा कि भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य, ये स्टाइल लगाऊंगा तो गेहूं
हु को ऊ को पकड़ूंगा, ऊ यानी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, उसके जस्ट नीचे वाला मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, इधर घूमूंगा तो तीसरे नंबर पे पंजाब है, तो पंजाब तीसरे नंबर पे आ गया। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आगे चलता हूं तो सबसे ज्यादा उत्पादकता देखता हूं, मैंने कहा था सेम टू सेम चलेगा जो चावल में है, पंजाब यहाँ पे भी पंजाब रहेगा। मैंने कहा था गेहूं का कितना उत्पादन हो रहा है, 113 मिलियन टन, आप 112 भी याद रख सकते हैं, 12 बोरी गेहूं की बोरी, गेहूं की बोरी 12 बोरी, मैं ऐसे याद रखता था 112 मिलियन टन, क्योंकि मोटा मोटा 1-2 टन का ही प्लस माइनस होता है, लगभग लगभग इतना ही चलता है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अगर किस्मों की बात करूं तो मैंने आपको गेम्स बताया था, ना गिरिजा, अर्जुन, मालविका, सोनालिका, सोनालिका के लिए कहा था सब ये बोनी किस्म है। मैंने आपको सोना बताया था, कल्याण सोना, मक्सिन सोना, मैक्सिकन सोना, शरबती सोना, और मैंने आप लोगों को चड़क बताया था, याद आ गया होगा, कड़क बताया था यानी चंबल, दुर्गापुर और खर्चिया, ये बताए थे। और उसके अलावा मैंने आपको डीडीडब्ल्यू बताया था, डोले शोले बनाने, यानी इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, और एक डीबीडब्ल्यू बताया था, बी यानी इसमें बीमारी नहीं होती, यानी रोग प्रतिरोधक है, और एक नाबी एमजी भी था जो आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नाबी एमजी। और मैंने कहा था इसको जी से गेहूं से पकड़ सकते हैं, गेहूं से पकड़ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और गेहूं का संस्थान हमें पता है, गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है, और ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। अगर हम इतना कर देते हैं तो हमारा गेहूं भी समाप्त हो जाता है। तो फिर हम तीसरी फसल की तरफ जाते हैं, और हमारी जो तीसरी फसल है वो है कपास, वो है कपास। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, इसलिए मैं सिर्फ मुद्दे पे रहना चाहूंगा। और हमें पता है दो पौधे ऐसे हैं, एक तो कपास, हमें पता है दो पौधे ऐसे हैं, एक तो कपास और दूसरा गन्ना, ये भारतीय मूल के पौधे हैं, कपास और गन्ना। और हमने देखा था चावल, इन दो पे तो कोई विवाद नहीं है, हमने देखा था चावल भी भारतीय उपमहाद्वीप का माना जाता है। अभी मुद्दे पे रहेंगे। तो कपास भारत का देशज पौधा है। कहाँ का देशज पौधा है, फटाफट बताओ। कपास भारत का देशज पौधा है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में और ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने दो नाम सुने होंगे, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से पहली बार कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। एक नाम और सुना होगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे हम सारे सब्जेक्ट को, आज आपने देखा होगा सिर्फ एक ही टॉपिक में मैंने आईआर, मैंने ज्योग्राफी, मैंने इकोनॉमिक्स, मैंने हिस्ट्री, सारी चीजें देखने की कोशिश करी। ऐसे आप एज लिंक कर करके चीजों को पढ़ेंगे तो सच में आपकी तबीयत बहुत हरी होगी, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपका दिमाग खुद खुद 10 सवालों के जवाब देना शुरू करेगा। आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है क्योंकि वहां ऐसा हो रहा था। अगर आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो विश्वास कीजिए आप पहली बार सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौकरी टोकरी में होगी, नौकरी टोकरी में होगी। उम्मीद करता हूं बात पकड़ ले गए होंगे। तो मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य मिलते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ गए। अगर यहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं जरूर वो भारत का देशज पौधा होगा। बहरहाल फटाफट आता हूं। मैंने कहा आपकी इंडियन ज्योग्राफी में और राजस्थान ज्योग्राफी में मिलाऊं तो गेहूं और जौ को छोड़कर सारी खरीफ की फसलें हैं, सारी खरीफ की फसलें हैं। तो फटाफट आओ, कपास की फसल कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। अगर खरीफ की फसल है तो भारत में उष्ण कटिबंध में हो, भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का है, यानी ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होगी। कौन सी फसल होगी फटाफट बताओ? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होगी। अगर ये ऐसी है तो आप ये बताओ, यहां से मिलेगा, फोटो जरूर देखिए, ये फोटो भी देखना जरूरी है, विशेषकर ये वाला एरिया। इससे आपको मिलेगा कि कपास काली मिट्टी के अंदर होता है। कपास काली मिट्टी में, फोटो से समझ में आ जाता है। जो कपास में मैंने देखी थी फोटो में काली मिट्टी थी कि ये काली मिट्टी में हो रहा है। अभी याद भी करने के बता दूंगा। ये नजर आ रहा होगा व्हाइट व्हाइट, इसीलिए इसको सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कपास के बिनोले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कपास के बिनोले कहते हैं। इन बिनोलों से रेशे निकाले जाते हैं, इन रेशों को आपस में मिलाकर धागा बनाया जाता है, और हमें पता है उस धागे से कपड़ा बनता है, और हमें पता है उसी कपड़े से ये मैंने शर्ट वगैरह ये बनवा रखा है। उम्मीद करता हूं पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। फटाफट आइए, ये सफेद सफेद आपको नजर आ रहा होगा, तो ये रेशे इससे निकलते हैं जिसे बिनोले कहते हैं, इसीलिए इसको सफेद सोना भी कहते हैं। ये रेशेदार फसल है। कैसी फसल है फटाफट बताओ? रेशेदार फसल है। कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। ऐसे तो देखता हूं क्या ये खाद्यान्न फसल है? क्या ये खाद्यान्न फसल है? क्या आप खुद देखिए खाद्यान्न फसल है? नहीं। कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। तो पहला बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया, तीसरा बिंदु मिल गया। चौथे पे आता हूं, उष्ण कटिबंधीय है और खरीफ की है तो जरूर तापमान 20 डिग्री से ज्यादा होगा, और कपास को तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। पांचवे पे आता हूं,
वर्षा की बात करता हूं, आपको पता है अगर खरीफ है तो भारत में वर्षा की ऋतु है, और वर्षा की ऋतु है तो जरूर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में 2 अपवाद बताए थे, 2 नहीं आज आप 3 अपवाद याद रखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जो आपके सिलेबस में, क्योंकि मैं आरएस पे फोकस कर रहा हूं। इंडियन ज्योग्राफी में आपको मिलेगा कपास, और राजस्थान ज्योग्राफी में आपको मिलेगा बाजरा, राजस्थान ज्योग्राफी में आपको मिलेगा बाजरा और मक्का। ये तीनों ही फसलें ऐसी हैं जो खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें हमारे सिलेबस में मैंने बताया याद करने के लिए, वर्षा ज्यादा होती है इसलिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी में होती है। लेकिन ये 3 उदाहरण आपके ऐसे हैं जो आप याद रखेंगे, इन तीनों को ही 100 से कम पानी चाहिए होता है। कल मैंने ये 2 तो बता दी थी, आज ये तीसरा भी जोड़ लीजिए, इन तीनों को कम चाहिए होता है। लगभग लगभग आप एक जैसा ही याद रखें, इन तीनों को ही 50 से 80 सेंटीमीटर या थोड़ा सा ज्यादा, मान लो कपास को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। मोटा मोटा आप 50 से 80 या 100 सेंटीमीटर याद रख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं बात पकड़ ले गए होंगे। या कपास का पानी भी याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि इसको 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, और इसी से आप बाजरा और मक्का भी याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि फिर सिर्फ आपको राजस्थान ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रमुख उत्पादक जिले ढूंढने पड़ेंगे। बाकी यूं के यूं टक 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 अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और राजस्थान ज्योग्राफी का काम खत्म कर देंगे। जैसे अभी गेहूं में भी मैं बताऊंगा कि राजस्थान ज्योग्राफी में, जैसे मैंने गेहूं के उत्पादक जिले नहीं बताए, सिर्फ इतना ही तो चेंज करना है वहां गेहूं में राजस्थान में। तो आप ये पकड़ो, ये क्या लिखा हुआ है, गेहूं लिखा हुआ है, तो गै से पकड़ेंगे गंगानगर, गै से पकड़ेंगे गंगानगर, और है से पकड़ेंगे हनुमानगढ़। गेहूं खुद कहता है, कि मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में राजस्थान में होता हूं। गेहूं खुद से बोल रहा है, आपने नहीं सुनने की कोशिश की तो बात अलग है, आज तक सुना भी नहीं होगा। गेहूं खुद बोल रहा है कि मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता हूं, तो भाई बाकी सब बातें वही पढ़ लो, और गेहूं के अंदर ये 2 और जोड़ लो कि राजस्थान के अंदर इसके अंदर होता है। बाकी तो सारी पिक्चर वही है। क्या राजस्थान भारत से बाहर है क्या? जो भारत की ज्योग्राफी अलग होगी और राजस्थान के अंदर जब फसलें उत्पन्न हो रही है तो उसकी बात अलग होगी। छोटा मोटा अंतर मिलेगा, वो क्षेत्रीय और स्थानीय अंतर की बात अलग है। बाकी आपको 90 से 95% बातें कॉमन मिलेगी। तो दोस्तों मैं इस बात को थ्रू आउट द सिलेबस प्रूव करूंगा कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप इंडिया ज्योग्राफी, आप राजस्थान ज्योग्राफी, इस तरीके से आप चीजें पढ़ने की कोशिश ना करें। आप ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। मैंने गेहूं वहां पूरा पढ़ा था, वो 14 पॉइंट, 1 पॉइंट 15वां और जोड़ दूंगा गेहूं का कि राजस्थान के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। तो गै से हो गया गंगानगर, है से हो गया हनुमानगढ़। वापस कपास पे आता हूं, और कपास पे आता हूं तो मैं बात करता हूं या वर्षा। मैंने कहा था खरीफ की फसलों को पानी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होता है। मैंने कहा 2 अपवाद आप याद रखेंगे, 2 अपवाद, 3 अपवाद याद रखेंगे, कपास, बाजरा और मक्का। दोस्तों मैंने इसी टॉपिक में आपको इंडिया की ज्योग्राफी के साथ राजस्थान की ज्योग्राफी का जो कृषि वाला चैप्टर है उसके सारे हिंट दे दिए हैं। अब सिर्फ आप दिमाग लगाएंगे तो सबका जवाब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जब वर्षा तक पहुंच जाता हूं तो अगली बात पे चलता हूं, मृदा। और मैंने कहा था फोटो लगाई इसीलिए कि आपको नजर आ रही होगी ये काली मिट्टी। तो मृदा यानी कपास कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। तो आप पकड़ लेंगे कैसे काली कैसे कपास, कैसे काली कैसे कपास। क्या पकड़ेंगे? कैसे काली, जैसे चावल में पकड़ा था, कैसे काली कैसे काली कैसे कपास, कैसे कपास कैसे काली मिट्टी में होता है। और इसी कैसे पकड़ेंगे कवास। ये कवास का क्या लेना देना है? ये कवास जी डाबर एक आदमी था जिसने पहली बार भारत में एक फैक्ट्री लगाई थी। क्यों लगाई थी उस पर बाद में बात करेंगे। कपास हो गया, काली हो गया, कवास हो गया, यहां तक मेरे साथ होंगे, उम्मीद कर रहा हूं पकड़ ले गए होंगे। और इसी कवास से विकास भी पकड़ के रखूंगा, और जैसे मैं विकास को पकड़ूंगा, कपास विकास, मैं कपास की किस्मों पे चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? कपास की किस्मों पे चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ गए। अब अगला पॉइंट हमारा क्या होता है? अगला पॉइंट 7वां पॉइंट हमारा होता है जीएसए का परसेंटेज। क्या ढूंढते हैं? जीएसए का परसेंटेज। कपास भारत में जीएसए का 7% क्षेत्र पे होता है। कितने प्रतिशत पे होता है? 7% क्षेत्र पे होता है। जीएसए क्या होता है ऑलरेडी पता चुका, इसलिए अब आगे बढ़ूंगा। विश्व के कुल उत्पादन का अगला पॉइंट क्या है? विश्व के कुल उत्पादन का कितना परसेंट करता है? यहां भारत में 20 से 25% कपास का उत्पादन होता है। अगर पूरे विश्व के अंदर 100% कपास का उत्पादन हो रहा है तो उसका लगभग 1/4 भाग भारत कर रहा है। तो बात पकड़ में आ गई होगी कि भारत जरूर इसके उत्पादन में शीर्ष राज्यों में होगा, क्योंकि जिसका उत्पादन आप पूरे विश्व का 20%, 25%, 30% कर रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जरूर आओगे। इसलिए भारत कपास के उत्पादन में 2022 में, ये फाओ का 2022 का डेटा है, भारत फर्स्ट हो गया है। अब मैं बात करूंगा भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों की, और इसको मैं याद रखूंगा। कपास से क्या बन रहा था दोस्तों? कपास से बन रहा था कपड़ा। क्या बन रहा था? कपड़ा। और आपको पता है वो अपना गाँव में वो लगा रखा है गमछो, जानो छो के वो बात ना, वो गाँव में लगा रखा है ना वो गमछो, है ना।
तो बी ने कहा गया कपड़ा, क्या कहते हैं कपड़ा, और उस गमछे उसको उस कपड़े को जो यहाँ टांग के रखा जाता है उसको हम कहते हैं गमछा। मैं गमछे को याद रखता था गमटा, और ये गमछा कहाँ 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 कहते हैं इसको, राजस्थान में। कपास से क्या बनता है कपड़ा, कपड़े को क्या कहते हैं गमछा, मैंने याद रखा गमटा, और ये गमटा कहते कहाँ पे, इसको गमछा कहते कहाँ है, राजस्थान में। मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, ये ट्रिक लगा करके मैंने भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य और उत्पादकता में फर्स्ट वाला राज्य, ये दोनों काम निपटा दिए। कैसे निपटा दिए सर, कि मैं बात करूंगा पहले गमटा की, किसकी बात करूंगा, गमटा। ग यानी गुजरात, गुजरात पहले नंबर पे, इधर देखिए गुजरात पहले नंबर पे, एम यानी महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, टी यानी तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी बात याद रखूंगा, ये तीनों जुड़े हुए राज्य हैं। कैसे राज्य हैं, जुड़े हुए राज्य हैं। कैसे राज्य हैं, जुड़े हुए राज्य हैं। सर कैसे कह सकते हो, ये देखो ये रहा जी, ये रहा एम, ये रहा टी और ये रहा ए, आंध्र प्रदेश जुड़े हुए राज्य है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे फोर्थ नंबर पे कर्नाटक है, पर आप तीन तक याद रखें। ये गमटा मिल गया। गमछा कह कहाँ रहे थे दोस्तों, इसको राजस्थान में कह रहे थे। मैप से जितना ज्यादा करोगे ना दोस्तों, ये उतना ही परमानेंट मेमोरी में चलता रहेगा। राजस्थान में कहते हैं, और राजस्थान का क्या संदर्भ है सर, यहाँ राजस्थान उत्पादकता में पहले नंबर पर है। उत्पादकता किसे कहते हैं, एक बीघा में ज्यादा राजस्थान पैदा करता है। एक बीघा में ज्यादा राजस्थान पैदा करता है, किसकी तुलना में, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तुलना में एक बीघा में ज्यादा कौन पैदा करता है, राजस्थान करता है। इसलिए राजस्थान की उत्पादकता ज्यादा है। ये गमटा भी समझ गए होंगे, ये गमटा भी समझ गए होंगे, और ये आपस में जुड़े हुए राज्य हैं वो भी समझ गए होंगे। कपास से कपड़ा बनता है, कपड़े को राजस्थान में गमछा कहते हैं। वैसे गमछा था, मैंने गमटा से याद रखा। राजस्थान में कहते हैं, राजस्थान उत्पादकता में पहले नंबर पर है, तो राजस्थान उत्पादकता में पहले नंबर पर है। कुल उत्पादन की बात करूं तो भारत के अंदर 2023-24 के अंदर 2023-24 के अंदर 32.5 मिलियन बेल में, 1 मिलियन में दोस्तों 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और बैल का मतलब गांठें होती है। यानी भारत में 32.5 गुणा 10 लाख गांठें कपास की पैदा हुई। ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं किसमें कितना वजन होता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए। और ये कब का डेटा है, 2023-24 का। अब कपास की किस्मों की बात करूंगा। भारत में दो प्रकार की कपास, ये काली मिट्टी का क्षेत्र नजर आ गया, और काली मिट्टी का क्षेत्र नजर आ गया तो आपको ये भी नजर आ गया होगा गमटा। देखो पकड़ो, GMT, याद आया नहीं है तो गमटा हो गया नहीं हो गया गमटा। और ये क्या हो जाएगा इधर वाला, राजस्थान। मजा आया नहीं है, यहाँ तक की बात समझे नहीं समझे, गमटा राजस्थान। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक की बातें समझ गए और ये काली मिट्टी का क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी मैं मिट्टियां पढ़ा चुका था। अब मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे भारत में दो किस्में प्रमुख रूप से होती हैं। एक होती है अमेरिकन कपास, एक होती है अमेरिकन कपास। इस अमेरिकन कपास को कहते हैं नरमा, क्या कहते हैं, नरमा। और जो दूसरी होती है वो होती है भारतीय कपास। ये छोटे रेशो वाली होती है। कौन सी होती है, छोटे रेशो वाली होती है। कौन सी कपास होती है, छोटे रेशो वाली कपास होती है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात पकड़ ले गए होंगे। अगर यहां तक की बात पकड़ ले गए तो ये अमेरिकन कपास नरमा हमें समझ में आ गई, भारतीय कपास हमें समझ में आ गई, जिसके रेशे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक तरीका बताया था, आपको याद हो गया होगा, कपास विकास, कपास विकास, कपास विकास। इस विकास को पकड़ के मैं कर लूंगा आगे, वी से पकड़ूंगा विजय, वी और कैद दोनों को जोड़ के पकड़ूंगा तो हो गया विक्रम। वी और कैद दोनों को जोड़ के पकड़ूंगा तो विकास मैंने याद रखा, कपास विकास, वी से विजय, वी और कैसे विक्रम। फिर कैसे पकड़ूंगा तो मुझे एक किस्म इसकी मिलेगी कल्याण। कौन सी किस्म मिलेगी, कल्याण। और फिर मैं एक अलग से याद रखूंगा नर्मदा। ये नर्मदा किसकी किस्म है, ये नर्मदा किसकी किस्म है, ये कपास की किस्म है। तो आप ये देखिए मुझे कौन कौन सी किस्में पता चल चुकी हैं यहाँ से। मुझे विकास मिल गई, मुझे विजय मिल गई, विक्रम मिल गई, नर्मदा मिल गई, गिरनार मिल गई। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कपास का गुजरात से बहुत अच्छा खासा लेना देना है। गुजरात के अंदर आप लोगों को पता होगा खेड़ा सत्याग्रह गांधी का 1918, इसका लेना देना भी था। और बारदोली का नाम भी सुना होगा, बारदोली सत्याग्रह का नाम भी सुना होगा, जो 1922 में हुआ था। आप कहोगे कि सर ये क्या बात बोल रहे हो, हमने तो 1928 पढ़ा है बारदोली का। दोस्तों वास्तविकता में शुरुआत 1922 में ही हो गई थी। देखो कितना जोरदार काम किया प्रकृति ने तुम्हारे लिए। मैंने आप लोगों को 10 बार कहा, आधी से ज्यादा चीजें उसका नाम खुद कहता है। ये कहता है मैं बारदोली में हूं, मैंने बारदोली के अंदर बारदोली सत्याग्रह हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि बा से बारदोली होता है और वैसे ही 22% होता है। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने 22% कपास की कीमतें बढ़ा दी है, या लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व बढ़ा दिया है। कपास की कीमतें नहीं, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व बढ़ा दिया, 22% बढ़ा दिया है। इसीलिए 1922 में आंदोलन कर लो, बा से बारदोली, 22 से 22% भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, यानी किसान अगर 100 रुपए अर्न कर रहे हैं, आय कर रहे हैं, तो 22 रुपए देने पड़ेंगे।
समझ गए? 22% वाला। और कब बढ़ा? 1922 में आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन शुरू करने वाले थे मेहता बंधु। कौन थे? मेहता बंधु। क्या थे, क्यों थे, वहां नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कैसे शब्दों की कलाकारी और बाजीगरी से आप सारे सब्जेक्ट सीख सकते हैं। बहरहाल वापस मुद्दे पे आते हैं, और खेड़ा और बारडोली अगर आपको पता रहता है मोटा मोटा, तो आपको पता चल जाएगा गुजरात प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। तो उससे भी मैं जी से चालू कर लूंगा। कपास कहां से चालू होगा? जी से चालू होगा। याद आ गया? चावल में मैंने कहा था चावल बंगाल, चावल बंगाल, तो चावल कहां से चालू होगा? बंगाल से चालू होगा। और बंगाल से चालू हो गया तो पता चल जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और गेहूं में मैंने आप लोगों को बताया था गेहूं ऊ की मात्रा यानी उत्तर प्रदेश से चालू होगा। और अगर उत्तर प्रदेश से चालू हो गया तो स्टाइल लगाऊंगा तो यूं चला जाऊंगा, तो 1 नंबर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर मध्य प्रदेश और 3 नंबर पंजाब पंजाब में चला जाएगा। और मुझे पता है गुजरात कपास में पहले नंबर पर है, तो सिर्फ जी याद आ जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा काली मिट्टी की तरफ जाना है। तो ये सब बातें समझ में आ जाती है। और बीटी कॉटन का आपने खूब नाम सुना होगा, तो वो भी आपको पता होगा। एक नाम आप लोगों को याद रखना है, वो है सुविन। सुविन तमिलनाडु में होने वाली किस्म है। कहाँ होने वाली किस्म है? तमिलनाडु में होने वाली किस्म है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो, ये गमटा याद आ गया होगा, गमटा, गमटा याद आ गया होगा, गमटा यूं जाना है। और वैसे भी हम कपास लिखते हैं तो पहले यूं ही तो लिखेंगे। एक बार बताओ, जब आप क्या लिखते हो तो पहले यूं लिखते हो ना, यूं डंडा। तो आप यूं चलते जाओगे एक साथ जुड़े हुए, जी, एम, टी और ए। ये बात समझे? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और गमटा कहते किसको है? कपड़े को। कहाँ कहते हैं? राजस्थान में कहते हैं दोस्तों। तो ये पूरी बात आपको मैप से भी समझ में आ जाएगी। इस तरह से करोगे सब बातें याद करना आसान रहेगी। दोस्तों देश के विभाजन से जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, इधर हुई कपास को, कि कपास का हमारा 20% क्षेत्र वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में चला गया। और दूसरी प्रॉब्लम जो देश के विभाजन से हुई थी वो हुई थी जूट की, क्योंकि जूट आपको अभी पढ़ना नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर सबको जोड़ करके आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। इसका 80% क्षेत्र कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया। और आज भी बांग्लादेश से हमें जूट उद्योग में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या प्रमुख बात थी। अगली बात, इसका एक जो पॉइंट है वो है कर्नाटक में 2 क्षेत्र होते हैं। कर्नाटक में 2 क्षेत्र हैं, एक है सलहट्टी, एक है सलहट्टी और एक है दोढ़ट्टी। सलहट्टी और दोढ़ट्टी, मैं सिर्फ सल को याद रखूंगा। मैं ऐसे याद रखूंगा, सल कल, सल कल, सल कल। सलहट्टी कल यानी काली मिट्टी का क्षेत्र है जहां कपास होता है, तो एक काली मिट्टी का है। तो दोढ़ट्टी कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है? लाल। और वैसे मैंने आपको कहा था काली मिट्टी के इस तरफ जाते हैं तो हमें लाल मिट्टी मिलती है। मैप में भी मैं आपको दिखा चुका हूं। तो हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है। और केंद्रीय कपास संस्थान आपको पता है गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास ही मिलेगा, तो वो नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। कपास की 4 प्रजातियां भी हमें मिलती है दोस्तों। कपास की 4 प्रजातियां भी मिलती हैं हमें। जरा याद करेंगे। एक याद रखेंगे अर्बोरियम। क्या याद रखेंगे? अर्बोरियम। क्या याद रखेंगे? अर्बोरियम। दूसरा याद रखेंगे हर्बेशियम। क्या बोला मैं? एक एक बोलता हूं। अर्बोरियम, अर्बोरियम और हर्बेशियम। आप चाहो तो दोनों को, चुकी है तो प्री के सिलेबस में मेंस में लिखना नहीं है, आप इसको हर्बोरियम और हर्बेशियम भी बोल सकते हो याद करने के लिए। हर्बोरियम, हर्बेशियम, हर्बोरियम, हर्बेशियम, 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 हर्बेशियम। एशिया, एशियाई कपास को, एशियाई कपास को अर्बोरियम और हर्बेशियम कहते हैं। ये 2 पॉइंट पूरे होते हैं। अगला नाम आता है बारबाडेंस का। बारबाडेंस, बारबाडेंस, बारबाडेंस मिश्र, बारबाडेंस मिश्र, बारबाडेंस मिश्र, बारबाडेंस मिश्र। इस स्टाइल से करूंगा तो मुझे ये भी पकड़ में आ जाएगा। अगले मुद्दे पे जाऊं तो मैं पकड़ूंगा हिरसुटम, मैं पकड़ूंगा हिरसुटम, 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 हिरसुटम। अम यानी अमेरिका, हिरसुटम अम यानी अमेरिका। ये मैंने आपको याद कराया। ये किसमें आप याद रखेंगे? और भारतीय कपास को, भारतीय कपास को कस्तूरी कॉटन विश्व में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस्तूरी कॉटन कहा जाता है। इतना हम पढ़ चुके, तो एक बार वापस से रिकॉल कर लिया जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हमें पता है कपास की फसल कैसी फसल है। मैंने कहा था गेहूं को छोड़कर जितनी भी इंडिया ज्योग्राफी में सारी खरीफ की फसल है। अगर खरीफ की फसल है तो कैसी होगी? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की होगी। लेकिन ये कैसी मानी जाती है? अर्ध शुष्क। क्यों भाई? क्योंकि इसको पानी कम चाहिए होता है। कितना कम चाहिए होता है? इसको पानी 50 से 80 सेंटीमीटर चाहिए होता है। खरीफ की फसल होने के बावजूद इसको 100 सेंटीमीटर से कम पानी चाहिए, इसलिए इसे अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा भी माना जाता है। और दूसरी बात करूं तो भारत के जिन क्षेत्रों में ये उगता है, हमें पता है ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की इस तरफ बारिश कम होती है, तो इन क्षेत्रों में ये उगता है, तो इस तरफ बारिश कम होती है, इसलिए ये अर्धशुष्क जलवायु का पौधा है। ये बात समझ में आ गई। हमें पता है ये रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल क्योंकि इससे रेशे निकाले जाते हैं, इसीलिए इसे सफेद सोना कहते हैं, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए
कच्चा माल है और हमें पता है खरीफ की फसल है तो तापमान 20 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। मिट्टी की बात करूं तो कैसे काली, कैसे कपास, कैसे काली, कैसे कपास, ये काली मिट्टी में होता है। अगर बात करूं तो ये 7% जीएसए का है। कितना आसान है याद करना, पहले 24 याद रखूंगा, उसमें से एक हटा दूंगा तो 14, 10 हटा दूंगा तो 14 हो गया, अब इसका आधा कर दूंगा तो 7 हो गया। भारत पूरे विश्व का 20 से 25% कपास पैदा करता है। कितने प्रतिशत? 20 से 25। कितना आसान है, जितना चावल उतना ये, चावल का उल्टा किया 12 ये, तो मोटा मोटा याद रखेंगे, मोटा मोटा याद रखेंगे 21%, 12%, 20 से 25%, यहां तक हो जाता है। तो अगले पे जाता हूं, कपास में देखूंगा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, फर्स्ट। तो सेकंड नंबर पे कौन है? चीन। चीन कौन से नंबर पे है? सेकंड। ये कब के डेटा है? ये फाओ के डेटा है। कब के हैं? 2022 के डेटा है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में गमटा याद आ गया होगा, क्योंकि कपास से कपड़ा बनता है। उस कपड़े को राजस्थान में गमटा कहते हैं, यानी राजस्थान में इसकी उत्पादकता, यानी 1 बीघा पे ज्यादा कपास राजस्थान पैदा करता है। और कितनी पैदा की? 32.5 मिलियन बेल पैदा करी पूरे भारत ने। मिलियन बेल क्या होती है बता चुका, बेल का मतलब गांठें होती है। अगर किस्मों की बात करूं, दो तो अभी हमने पढ़ी ली थी, अमेरिकन, अमेरिकन कपास को क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। और दूसरी हमने पढ़ी थी भारतीय कपास। क्या पढ़ी थी? भारतीय कपास। भारतीय कपास, इसके छोटे रेशे होते हैं। और 3-4 नाम मैंने और बताए थे, कपास विकास, और इसी को जोड़ देंगे तो विक्रम, विक्रम, विजय, कल्याण, नर्मदा, गिरनार, ये गुजरात के हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था अर्बोरियम और हर्बेशियम। अर्बोरियम, अर्बोरियम, हर्बेशियम, अर्बोरियम, हर्बेशियम, हर्बेशियम, एशिया, एशिया, ऐसे पकड़ेंगे। और एक बताया था हिरसुटम, हिरसुटम, टम अम अमेरिका में होता है। और एक बताया था बारबाडेंस, मिस्र, बारबाडेंस, मिस्र, ऐसे याद रख लेंगे। और कपास के लिए जो संस्थान है वो नागपुर में है। इस तरीके से मेरे ये सारे टॉपिक कपास के भी खत्म होते हैं। और कपास की समाप्ति के साथ ही मैं अगली फसल की तरफ मूव करता हूँ। और जो मेरी अगली फसल है वो है गन्ना। और गन्ने के बारे में तो खूब सुना होगा आप लोगों ने। बचपन में जब तक ये नहीं कहते थे तब तक मजा नहीं आता। ये वही गन्ना है जो दिवाली के अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले दांतों को तोड़ने के लिए यही मिलता था। हम उम्मीद करते थे कि साहब अब की बार हमें हमें सुबह सुबह बर्फी मिल जाएगी, लेकिन मम्मी सबसे पहले गन्ना पकड़ाती थी। और हम बड़े मजे से पीछे बैठे बैठे, बुआ 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 लगभग हम उम्र सी थी, तो हम कहते थे दादा लाए मीठा गन्ना, लगा चूसने देखो धन्ना है। चाचा के बच्चे का नाम धन्ना था, तो हम कहते थे दादा लाए मीठा गन्ना, लगा चूसने देखो धन्ना। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। और गन्ना और कपास मैंने कहा था भारतीय मूल के पौधे हैं। कहाँ के पौधे हैं गन्ना और कपास? हमने पढ़ा था गन्ना और कपास भारतीय मूल के पौधा है। किसका पौधा है? भारतीय मूल का। अब आओ आगे पकड़ो। गन्ना कहाँ होता है? मैंने कहा था गेहूं को छोड़ के सारे कहाँ हैं? खरीफ। क्या है? खरीफ की फसल। अगर खरीफ की फसल है तो कौन सी जलवायु का पौधा होगा? ये उष्णकटिबंधीय। पानी थोड़ा ज्यादा, कभी कभी कम में भी काम हो जाता है। अगर समुद्री जलवायु मिल रही है तो उपाद्र। तो कैसी जलवायु का पौधा हो गया ये? उष्ण आर्द्र और उपाद्र जलवायु का पौधा हो गया। और गन्ना कैसी फसल है? नगदी फसल है, बेचते ही पैसा मिल जाता है। नगदी फसल है और पूरे साल उगाया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए। सबसे पहले पकड़िए, कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। अगर खरीफ की है तो कैसी होगी? गर्मी में तो उष्ण आर्द्र या उपाद्र, क्योंकि पानी ज्यादा। और समुद्री जलवायु है तो तुलनात्मक रूप से कम में भी पनप जाता है, क्योंकि आर्द्रता समुद्र से मिल जाती है। ठीक। गन्ना पूरे साल की फसल है, 10 से 11 महीने उगाई जाती है। 10 से 11 महीने उगाई जाती है और नगदी फसल है। और हमें पता है अगर खरीफ की फसल है तो तापमान जरूर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और आपको पता है अमूमन फसलों के लिए पाला तो हानिकारक ही होता है। ये बात समझ गए। अगली बात करूंगा आर्द्रता और वर्षा की। वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर चाहिए इसको। और हमें पता है अगर खरीफ की फसल है तो रेनफॉल जरूर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। मोटा मोटा याद रखूं, इसको भी उतना ही पानी चाहिए जितना चावल को चाहिए। अगर मैं ऐसे याद रखूंगा, जितना चावल को चाहिए उतना इसको पानी चाहिए। गन्ने की एक बात हो रहा है गन्ने को सागरीय जलवायु, समुद्री जलवायु की आवश्यकता होती है। उस सागरीय और समुद्री जलवायु में गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा बढ़ती है। और अगली बात, उसको एक समान तापमान भी उसके विकास के लिए सहायक होता है। हमें पता है अगर ये भारत है तो दक्षिण भारत में वर्ष पर्यंत एक समान तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। हमें पता है दक्षिण भारत के राज्यों में समुद्री जलवायु भी मिलती है। इन दो कारणों से समुद्री जलवायु, पहला कारण समुद्री जलवायु, दूसरा कारण वर्ष पर्यंत एक समान तापमान। इसकी वजह से वर्ष पर्यंत समान तापमान, इन दो कारणों से गन्ने में सुक्रोज यानी मिठास की मात्रा बढ़ती है, कंटेंट बढ़ता है। इसलिए दक्षिण भारत के गन्ने में मिठास ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए दक्षिण भारत के गन्ने का पैराई काल किसको कहते हैं दोस्तों? गन्ने में से कदे गन्ना का जूस वाला दुकान में खड़ा हुआ जो
वो ऊंडा खड़े हुए हैं तो देखा होगा एक बात कि वहां आदमी जाता है तो वो पैराई करता है ना, वो जो उसके अंदर क्रश करता है उसको पैराई कहते हैं। दक्षिण भारत के गन्ने का पैराई काल लंबा होता है, क्योंकि आप गन्ने को ज्यादा 2 3 4 महीने छोड़ दो तो वो लकड़ी के जैसा हो जाएगा, फिर उसमें से कोई रस निकलेगा नहीं। तो गन्ने को खेत से लाने और उसको उसका जूस निकालने के बीच के टाइम को पैराई काल कहते हैं। दक्षिण भारत में वो ज्यादा होता है। दक्षिण भारत में सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा भी ज्यादा, मिठास भी ज्यादा होती है। और दक्षिण भारत में किसान आपस में समूह बनाकर यानी सहकारिता के क्षेत्र में, क्या होता है सहकारिता? दोस्तों कुछ बातें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि अगर हम एक एक बात समझाने जाते हैं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेरी आदत है मैं लाइन में एक एक शब्द जो लिखा हुआ उसको समझाते जाता हूँ, क्योंकि अदरवाइज वो पढ़ तोड़ रहे हो, आप रट रहे हो, और जब तक रटते रहोगे तब तक मजा नहीं आएगा, फिर बार बार पढ़ोगे और बार बार भूलोगे, फिर कहोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा होनी थी, पढ़ी तुरंत रटी थी, क्या करी थी, रटी थी। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए हैं तो जरा आइए, दक्षिण भारत में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, उसका क्रशिंग पीरियड यानी उससे जूस निकालने का टाइम थोड़ी अवधि ज्यादा होती है, किसान आपस में संघ बना करके उसे सहकारिता कहते हैं, जहां सब एक के लिए और एक सबके लिए उसका स्लोगन है, ये भी देखा होगा आपने। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस कारण दक्षिण भारत के अंदर आजादी के बाद गन्ना उद्योग का और चीनी उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ। उम्मीद करता हूं बात पकड़ ले गए होंगे। अगर बात करूं तो गन्ने के अंदर मिट्टी दोमट मिट्टी में और काली मिट्टी में, दो टाइप की मिट्टी में होता है। ये नीचे आप देखेंगे तो आपको फोटो से भी समझ में आ जाएगा। दोहरी मिट्टी, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी में होता है। लगभग बात समझ में आई कि बलुई दोमट में गेहूं हो रहा था, काली में कपास हो रहा था। यानी जो 2 नंबर में गेहूं में, 3 नंबर में कपास में पड़ के आए, वो मिट्टी में याद रखूंगा तो गन्ने का काम चल जाएगा। पानी चावल का याद रखूंगा तो आर्द्रता और पानी की मात्रा पता चल जाएगी। जीएसए का परसेंटेज दोस्तों चावल से याद करो कितना था, 24%, 10 कम करो। गेहूं का कितना था, 14%, आधा करो। कपास का कितना था, 6-7%, और आधा करो तो 3-4% के लगभग किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा 3-4% के लगभग गन्ने का। तो गन्ना जीएसए आप जानते ही हैं, सकल बोया गया क्षेत्र कि कुल भारत में कितनी जमीन पर खेती की गई उसका कितना परसेंट ये है। और भारत विश्व का कितना प्रतिशत कपास उत्पादित गन्ना उत्पादन करता है, 20%। मोटा मोटा याद रखेंगे, चावल भी 20% है, वैसे 21 था, कपास 20 से 25% है, और गन्ना भी कितना परसेंट है, 20%। अगर पूरे विश्व में 100 किलो गन्ना हो रहा है तो 20 किलो गन्ना भारत पैदा कर रहा है, और भारत के अंदर भारत का नंबर दूसरा है। दोस्तों याद रखें, यहाँ चीन पहला नहीं है बल्कि ब्राजील पहला है। कहाँ पहला, कौन पहला है, ब्राजील पहला है। ब्राजील में ज्यादा ज्यादा गन्ना पैदा होता है, और आपको पता है ब्राजील और भारत दोनों ही गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ गया होगा। और ब्राजील और भारत कर्क रेखा के पास से गुजरता है, और हमें पता है ब्राजील अमेजन और मकर रेखा के बीच से गुजरता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए होंगे। तो आपको पता है जो परिस्थितियां कर्क रेखा पे होती है, कुछ परिस्थितियां वैसी मकर रेखा पे होती है। ज्यादा डिटेल में मत पढ़िए, क्योंकि अगर हम एक ही टॉपिक में सब सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको भी थोड़ी दिक्कत आएगी या दिमाग पे जोर भी पड़ेगा। मैंने हिंट दिया, आप दिमाग लगाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब मैं गन्ने की बात करता हूँ। आप वापस आइए, मैं गन्ने को लिखूंगा तो उत्पादक राज्यों में गन्ना यूं ही लिखूंगा गन्ना। बोले सर ये तो गेहूं में भी किया था। अरे भाई गेहूं में भी किया था, लेकिन गेहूं में एक ही ये मात्रा भी आती, ये वाली ये मात्रा आती ना, ये गन्ने में ये नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, गन्ने में ऊपर से नीचे आओगे, गन्ने में ऊपर से नीचे आओगे और इसको याद रखोगे उमकट से। किससे याद रखोगे, उमकट। कि सर ये क्या कर रहे हो, दोस्तों यही तरीके करने पड़ेंगे। ऊपर से नीचे आऊंगा और गन्ने में और गेहूं में याद रहे दोनों में यूपी पहले नंबर पे है, तो उमकट यानी यूपी पहले नंबर पे है। एम मैं यानी महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। क यानी कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। सर ये ट क्या है, दोस्तों ये तमिलनाडु है। ये रहा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। बात समझे क्या, गन्ना लिखूंगा यूं आऊंगा और उमकट लिख दूंगा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में उत्पादकता ज्यादा होती है। उत्पादकता मतलब 1 बीघा जमीन में तमिलनाडु ज्यादा पैदा करता है। ये गन्ने की बात समझ में आ गई होगी। उमकट याद रखूंगा तो बात समझ में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर मैं सिर्फ एक चीज याद रखूंगा, गन्ने में मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र है। क्यों, क्योंकि याद पकड़ो, यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, और पकड़ो यहाँ काली मिट्टी है, ये काली मृदा का क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ ऐसे भी दिमाग लगाओगे तो आंसर निकाल लोगे। तो गन्ने में उमकट याद रखूंगा, चाहे जून 2024 के डेटा हो और चाहे कृषि सांख्यिकी 2022 के डेटा हो, दोनों में वही। इसलिए केवल चावल में अंतर हुआ था, केवल चावल में एक जगह अंतर हुआ था। उत्पादकता किसकी ज्यादा है, तमिलनाडु की ज्यादा है। कुल उत्पादन भारत ने कितना किया 2023-24 में, 2023-24 में जो कुल उत्पादन हुआ वो 453 मिलियन टन था। अन्य प्रमुख बातें करूं तो ये मैं बता चुका, दक्षिण भारत के गन्ने में
उत्पादकता, उत्पादकता समझ गए ज्यादा है। और किसकी मात्रा, सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। आजादी के बाद दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, क्यों? क्योंकि समुद्र की समकारी जलवायु, लंबा पैराई काल यानी क्रिशिंग पीरियड लंबा होता है, ये भी बता चुका। और सहकारिता क्षेत्र में गन्ने को उगाना, इन कारणों से ये हुआ। अब गन्ने के संस्थान बात करता हूँ। एक संस्थान यहाँ मिलता है जिसको कहते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में मिलता है। और एक नीचे ही नीचे मिलेगा, वो है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में बै को मैं पकड़ूंगा, वहां ब्रीडिंग सेंटर है। क्या है? ब्रीडिंग सेंटर है। गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में क्या है? गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर है। वापस देखिए, मैप से भी अगर मैं चाहूं तो मैं इसके उत्पादक राज्यों को निकाल सकता हूँ। उमकट याद आ रहा है? पहले तो गन्ना बना लो, गन्ना ये बना लिया गन्ना। सिर्फ क्या नहीं करना इसमें, एमपी नहीं करना। उ म क ट ट यानी तमिलनाडु, टी टी ट, तमिलनाडु में उत्पादकता सबसे ज्यादा है। इतना पढ़ने के बाद मैं वापस से उसी कंपैरेटिव सारणी के ऊपर इन सब चीजों को एक बार फिर रिवाइज कर लेता हूं, ताकि मेरे सारे टॉपिक खत्म हो जाएं। पहली बात करूंगा, गन्ना कैसी फसल है? आप ही बता दीजिए। गन्ना खरीफ की फसल है। अगर खरीफ की फसल है तो कैसा होगा? और भारतीय जलवायु का भी तो उष्ण, चूंकि पानी कभी ज्यादा चाहिए होता है, कभी समुद्री जलवायु तो तुलनात्मक रूप से कम में भी तो उष्ण आर्द्र और उपाद्र जलवायु का पौधा है। कैसा पौधा है? कैसी फसल है? नकदी फसल है, पैसा आता है बेच करके। नकदी फसल और वर्ष भर की फसल है। वर्ष भर, क्योंकि 10 से 11 महीने लगते हैं इसको बढ़ने में। तापमान अगर खरीफ की फसल है तो आपको पता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होगी। खरीफ की फसल है तो 100 सेंटीमीटर ज्यादा पानी। और मैंने कहा था इसको लगभग उतना ही पानी चाहिए जितना चावल को चाहिए। चावल को कितना चाहिए था? 100 से 150 सेंटीमीटर। ये बात पूरी हो गई। गन्ने मैंने कहा था पानी चावल है। मिट्टी के लिए कहा था जो गेहूं और कपास में पड़ा उसको जोड़ दो। गेहूं में क्या था? दोमट मिट्टी। गेहूं में क्या था? दोमट मिट्टी। कपास में क्या था? काली मिट्टी। तो ये दोमट और काली मिट्टी में होता है। जीएसए के लिए मैंने कहा था यहां से चालू करो, ये 24% है चावल, 10% कम करो 14% है गेहूं, आधा करो 7% है कपास, फिर और आधा कर दो तो 3 से 4% के लगभग होता है। मोटा मोटा 3% याद रखो, ये है हमारा गन्ना। अगर मैं विश्व के कुल उत्पादन की बात करूं तो हमने देखा था भारत विश्व का 20% गन्ना उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत करता है? 20% गन्ना उत्पादन करता है। भारत का विश्व में स्थान की बात करूं तो भारत का सेकंड है। तो फर्स्ट कौन है? मैंने कहा था यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ ब्राजील है। दोस्तों दो में याद रखो, गन्ना और कॉफी, इन दो में फर्स्ट ब्राजील है। और भारत गन्ने में तो फर्स्ट है, गन्ने में तो सेकंड है, गन्ने में तो सेकंड है, लेकिन कॉफी में भारत सेकंड नहीं है, वहां 8वां है। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे, यहां तक समझ गए। और मैंने इसमें याद करने के लिए आपको कहा था उमकट। उमकट में मैंने कहा था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और मैंने कहा था गन्ना लिखूंगा तो नीचे की तरफ आ जाऊंगा, नीचे की तरफ आ जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं है, मैं का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है। और ये क्या हो गया? कर्नाटक। गन्ना कन्ना, गन्ना कन्ना कर्नाटक में होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए। और टय पकड़ में आते ही हो गया, तमिलनाडु में इसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। अगर कुल उत्पादन की बात करूं तो 453 मिलियन टन 2023-24 में उत्पादन किया है। अगर किस्मों पे हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, अगर इसके संस्थान की बात करूं तो 2 मिल रहा था। एक में मिल रहा था लखनऊ, लखनऊ में रिसर्च सेंटर था। और एक मिल रहा था कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में दोस्तों ब्रीडिंग सेंटर था। ब्रीडिंग ब्रीडिंग मतलब प्रजनन, जिसको और ज्यादा वो बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ब्रीडिंग बै वाले में, लखनऊ में बै नहीं आता, कोयम्बटूर में बै आता है। तो मैं ऐसे याद रखता था ब्रीडिंग बै वाले में, यानी कोयम्बटूर के अंदर ब्रीडिंग सेंटर है। इसी के साथ अगली चीज चालू होती है, चाय का टाइम भी चालू हो जाता है, वो है चाय। हालांकि रात के 11 बज गए हैं, तो दिख भी रहा होगा यहाँ आपको समय, 11:15 बज गए हैं। ठीक, तो ब्रीडिंग सेंटर कौन सा सेंटर है? ब्रीडिंग सेंटर। खैर चाय पे आते हैं। चाय याद रखेंगे, याद रखेंगे, फटाफट देखिए दोस्तों, याद रखेंगे चाय से चाय, याद रखेंगे चाय से चाय, याद रखेंगे चाय से चीन। ये चीन का मूल पौधा था और चीन में ये यूनान के पठार पे हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के पठार पे चीन में ये पौधा मूल रूप से हुआ था। कैसी फसल है? मैंने कहा था गेहूं को छोड़ के सारी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। अगर खरीफ की फसल है तो कैसी जलवायु की होगी? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय होगी। क्योंकि ऑलरेडी 10 बार 15 बार समझा चुका है, इसलिए अब डायरेक्ट यहीं आते हैं। कैसी फसल है? बागानी फसल है। क्योंकि चाय चाय की क्या लगाई जाती है? दिख रहे हैं ये रहे, देखो ये बागान है। ये फोटो का बहुत योगदान है, इसलिए मैं
कई बार कहता हूँ जो फोटो आप सुनते हो ना, तेरे फोटो को, इन्हीं फोटो को सीने से लगाना, क्योंकि बाकी फिर भी प्रॉब्लम कर जाते हैं जिंदगी में, ये फोटो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, यहाँ तक मेरे साथ हो या नहीं हो। तो इन फोटो को लगा के रखो, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। तो ये चाय के बागान, तो ये बागानी फसल या रोपण खेती है। रोपण खेती क्यों दोस्तों? चाय के अंदर ये जो इसकी डाली होती है, ये नजर आ रहा होगा, इसको निकाला जाता है और रोपा जाता है, इसीलिए इसको रोपण खेती कहते हैं। ये खरीफ की फसल है, उष्ण कटिबंधीय है, और चूंकि चीन में भी मूल रूप से होता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय भी है। ठीक, रोपण खेती है, बागान लगाए जाते हैं। अगर खरीफ का फसल तापमान 20 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी 25 से 30 डिग्री है, पाला हानिकारक हर फसल के लिए होता है। पानी की मात्रा याद रखें, इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए, वो 150 से 250 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। वैसे भी 100 से ज्यादा तो आ ही जाएगा, खरीफ है तो 150 से 250 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। और ऐसी वर्षा होनी चाहिए जो वर्ष पर्यंत हो और समान रूप से हो। ऐसा नहीं कि एक दिन तो ऐसे तर 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 पड़ी पूरी आ गई और फिर 10 दिन तक हुई नहीं। समान रूप से वितरित वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो इसकी पत्तियों के विकास के लिए सहायक होती है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि पानी पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी रुक गया तो इसकी पत्तियां गल जाती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर इन सारे बिंदुओं को जोड़ूं तो मैं क्या निष्कर्ष निकालता हूं? चाय क्या है? चाय उष्ण आर्द्र क्या है? फटाफट बताओ। उष्ण आर्द्र। आर्द्र क्यों दोस्तों? आर्द्र क्यों दोस्तों? क्योंकि इसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, 150 से 250 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो उष्ण आर्द्र या उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु की फसल है। और कैसी फसल है, कैसी मिट्टी में होती है बताओ? जहां इतनी बारिश हो रही होगी, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी होंगे, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी होंगे और उनकी पत्तियां सड़गल भी रही होगी, यानी उस मिट्टी में ह्यूमस युक्त मिट्टी होगी। कैसी मिट्टी होगी? ह्यूमस युक्त मृदा में। और चूंकि पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए कैसे क्षेत्रों में होगी? ढाल ढाल नुमा क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? तीनों को जोड़ दूं अगर मैं, पानी को, इसको, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्या चाय का पौधा कैसा है? उष्ण आर्द्र, उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु दशाओं में, ह्यूमस युक्त गहरी मिट्टी में, सुगम जल निकासी यानी रुकना नीचे, यानी ढाल नुमा क्षेत्र में उगाया जाता है, चूंकि जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। विश्व के कुल कितना उत्पादन भारत करता है? मोटा मोटा याद रखेंगे आप इसमें 25 से 30%। आप 30 याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और भारत का सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर चीन का है, फर्स्ट नंबर चीन का है। अब मैं याद रखूंगा चाय को पीने के लिए, तो मैं लिखूंगा अब पी के चाय, मैं लिखूंगा अब पी के चाय। बात समझ में आ गया होगा। ए का मतलब, और वैसे ही पकड़ो, ये क्षेत्र आप बचपन से सुनते आए, चाय के लिए प्रमुख है ब्रह्मपुत्र घाटी का। ए का मतलब हो गया असम पहले नंबर पर है। बी का मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र घाटी में पहली बार शुरुआत हुई थी 1840 से। पहली बार रॉबर्ट ब्रूस नाम का आदमी था, इतना याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने यहाँ प्रारंभ करवाने की कोशिश की थी। ब्रह्मपुत्र घाटी में ए असम हो गया, बी ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरुआत हुई, बी और पी को जोड़ दो तो बंगाल हो गया। कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। और के का मतलब दोस्तों यह है, ये रहा केरल, यहाँ चाय होती है, तो वो क्षेत्र। और ये याद रखूंगा अब पी के चाय, क्या याद रखूंगा? अब पी के चाय, अब पी के चाय। ए यानी असम, बी यानी बंगाल, कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। और के यानी केरल में चाय की खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है। तो दोस्तों जितनी भी बातें हमने पढ़ी, जितनी भी बातें पढ़ी, अगर हम चाहें तो एक बार उसको रिकॉल कर सकते हैं, एक बार उसको लगे हाथों रिकॉल किया जा सकता है। तो जरा एक बार वापस से कुछ बातें और देखने की कोशिश करते हैं, तो जरा रिकॉल करते हैं इसको। चाय, चाय के पौधे पे देखूं तो सबसे पहले बताओ कैसी फसल है? ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है तो कैसी जलवायु का होगा? उष्ण। पानी बहुत चाहिए इसलिए कैसा चाहिए? आर्द्र जलवायु। या चूंकि चीन में भी होता है इसलिए क्या हो गया? उपोष्ण आर्द्र। तो उष्ण और आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा हुआ। अगला देखो कैसी फसल है? खाद्यान्न है, बागानी है, रोपण है, कैसी है? तो ये बागानी फसल है, क्योंकि इसके बागान लगाए जाते हैं। और कैसी खेती का उदाहरण है ये? रोपण खेती का उदाहरण है। दोस्तों इसकी कुछ किस्में भी है जो मैं भी आपको बताता हूँ। तापमान, अगर ये चाय है तो तापमान ज्यादा चाहिए होगा, तो इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। आर्द्रता कितनी चाहिए? मैंने बताया इसको बहुत पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। इसको मिट्टी कौन सी चाहिए होती है? लेटेराइट मिट्टी चाहिए होती है। आप याद रखेंगे जो मिट्टी इधर है वही मिट्टी कॉफी में है, लेटेराइट मिट्टी। जो पानी की मात्रा या वर्षा की मात्रा इधर है वही इधर है, 150 से 250 सेंटीमीटर। आप याद रखेंगे लेटेराइट मिट्टी, आप इधर भी याद रखेंगे लेटेराइट मिट्टी, तो आप याद रखेंगे लेटेराइट, लेटेराइट, चाय कॉफी, लेटेराइट, चाय कॉफी, लेटेराइट, चाय कॉफी, लेटेराइट, चाय कॉफी, लेकर आई, चाय कॉफी,
लेकर आई, चाय कॉफी लेकर आई, यानी लेटेराइट मिट्टी में होता है। जीएसए के परसेंटेज की बात करूं तो दोस्तों इनमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विश्व के कुल उत्पादन की बात करूं तो पूरे विश्व का 30% चाय उत्पादन 25 से 30% भारत करता है। इधर अभी थोड़ी देर बाद में आते हैं कॉफी पढ़ने के बाद। अगर भारत के विश्व में स्थान की बात करूं तो सेकंड स्थान है, तो पहले नंबर पे कौन है? चीन है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात मैंने कर ही ली थी, असम, बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल। अब पी के ये ब्रह्मपुत्र घाटी भी आ गई। अब पी के चाय यानी केरल, ये के क्या है? केरल, ये प्रमुख उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, सर्वाधिक उत्पादकता में इसमें वही होगा, इसमें वही होगा जहां सबसे ज्यादा हो रही है, तो असम में सबसे ज्यादा उत्पादकता है। अगर कुल उत्पादन की बात करूं तो भारत में 1.4, भारत में 1.4 मिलियन टन चाय का उत्पादन हुआ। दोस्तों आपको एक कई जगह आपको 1.4 अरब किलोग्राम लिखा हुआ मिलता है। जरा देखो, कुछ नहीं है, चेंज करो। मिलियन का मतलब, पहले टन को पकड़ लो, टन को पकड़ो। एक टन में दोस्तों हमें पता है 1000 किलोग्राम होते हैं। कितने किलोग्राम होते हैं? 1000। हमें पता है मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 की घात 6 या 10 लाख मान लो। तो मिलियन के बाद में क्या होगा? बिलियन। अगर इस 10 की घात 6 को मैं 1000 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 10 की घात 9। और जो 10 की घात 9 होता है, मिलियन के बाद जो अगला आता है वो बिलियन ही होता है। बात पकड़ ले गए होंगे। इस 1.4 मिलियन टन को मैं 1.4 अरब किलोग्राम भी कह सकता हूँ। कैसे कह सकता हूँ समझ गए होंगे। वापस वीडियो देख लेना, बात समझ गए होंगे। ये डेटा आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है, तो वो क्या है? वो है, मैं हमेशा सब डेटा को एक ही फिगर में याद रखता हूँ, फिर कन्वर्ट कर देंगे आसानी से, तो ज्यादा आसान रहेगा। क्योंकि अगर अलग अलग याद रखेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। किस्मों की बात करूं तो यही मैं आपको बता देता हूं। भारत के अंदर जो किस्में उगाई जाती है, तो मैं इसको याद रखता था, चाय बाग में, चाय बागान में उगाई जाती नहीं उगाई, तो चाय बाग में होता ही नहीं होता, तो चाय बागान में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? बागान में। तो चाय बागान में उगाई जाती है। बागान का मतलब हुआ, बी का मतलब है दोस्तों चाय की किस्म है भोइया। कौन सी किस्म है? भोइया। चाय की किस्म कौन सी हुई? भोइया। जी का मतलब है गोल्डन नीडल। जी का मतलब क्या है? गोल्डन नीडल। ये किस्म अरुणाचल प्रदेश में होती है। वापस आता हूं। बी का मतलब है भोइया, भोइया, ये असम और इधर उगाई जाती है। जी का मतलब गोल्डन नीडल, जो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में। ये पता नहीं, अगर ये भारत का मैप है तो मैं इधर से आऊं तो ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश में। ए का मतलब बाग में, तो बाग में को यूं लिख लो BAG, बागान में, है ना, यूं लिख लो BAG। बी भोइया हो गया, जी गोल्डन नीडल हो गया, ए है असामी का। ए क्या है? असामी का। ये असम में उगाई जाती है। यहां तक बात समझ गए होंगे। बागान, ये काम खत्म हो गया। मे का मतलब है दोस्तों मकई गिरी। ये मकई गिरी चाय दार्जिलिंग में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? दार्जिलिंग में उगाई जाती है। और इसको 2004 में जीआई टैग दिया जा चुका है। इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। उम्मीद करता हूं समझ गए। वापस आइए चाय की किस्में। बागान में बी बोहिया, क्योंकि चाय के बागान होता है। बी बोहिया, ए असामी का, जी गोल्डन नीडल, में मकईगिरी। कहाँ कहाँ होता है बता दिया। ये असम में होता है, मकईगिरी दार्जिलिंग में होती है, और गोल्डन नीडल वहां होती है। चाय संस्थान की बात करूं, तो चाय के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो है जोरहट में। कहाँ है? जोरहट। पकड़ लो जोरहट टी। और ये जोरहट है असम में दोस्तों। कहाँ है? असम में। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है, लेकिन भारतीय चाय बोर्ड, क्या बोला मैं? भारतीय चाय बोर्ड, वो दोस्तों बोर्ड मैं याद रखता था, ये बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी हमें पता है कोलकाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो चाय के अंदर अगर बात करेंगे तो दो मिल जाएंगे। एक मुझे मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा? चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट। और वैसे भी जब टी पी लेते हैं तो जोर आ जाता है, तो जोरहट टी, और जोर आ जाएगा तो जोरहट कहाँ आ गया? असम में। और बोर्ड कहाँ हो गया? बोर्ड बंगाल में। यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आ जाती है तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। और हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉफी। हमें पता है कॉफी कॉफी एबिसिनिया यानी वर्तमान इथोपिया का मूल पौधा था। बाबा बुदन उसे इथोपिया से नहीं, यमन से लेकर आए थे। हमें पता है इथोपिया अफ्रीका में। अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूं तो हमें पता है अफ्रीका में यहाँ इथोपिया है, ठीक। और इस तरफ मैं देखूं तो यहाँ यमन है, यमन। तो बाबा बुदन इथोपिया से नहीं, मूल रूप से पौधा कहाँ का था? इथोपिया का। बाबा बुदन कहाँ से लाए थे? यमन से। कहाँ से लाए थे? यमन से। गए
4-5 बीज छुपा लाए होंगे, बात समझी? क्योंकि उस समय इसको बाहर ले जाना कॉफ़ी को यहाँ से वो वर्जित था, बट फिर भी ले आए और ला करके कर्नाटक में पहाड़ियों पर बो दिया। उन्हीं पहाड़ियों का नाम दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी बन गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गया होगा, बाबा बुदन की पहाड़ी बन गया। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे, ये पूरी पिक्चर यहाँ लिखी हुई है। मैंने 10 बार कहा, सिर्फ गेहूँ को छोड़ करके आपके कोर्स में जितनी भी फसलें हैं, सारी खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसल कौन सी जलवायु की होती है? उष्ण आर्द्र की होती है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ये भी बागानी रोपण फसल है। कुछ समझे? वही चाय जैसी कई बातें होगी यहाँ पे। पहली बात उष्ण आर्द्र वाली बात चाय जैसी, दूसरी बात बागानी फसल रोपण फसल है, तीसरी बात पानी उतना ही चाहिए, आर्द्रता की मात्रा जितना पानी में चाय में था, कितना? 150 से 250 सेंटीमीटर। अगली बात, ये नजर आ गया लैटेराइट मिट्टी। दोस्तों लैटेराइट मिट्टी, अभी मैं आपको और फोटो दिखा दूंगा, ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहां तापमान भी ज्यादा हो। आप देख रहे होंगे तापमान ज्यादा चाहिए, 20 डिग्री से ज्यादा होता है इधर। और जहां पर वर्षा भी बहुत अच्छी होती हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? ऊपर की मिट्टी में लीचिंग हो जाती है। क्या, कौन सा प्रोसेस हो जाता है? लीचिंग हो जाती है, ऊपर की मिट्टी में निक्षालन हो जाता है। तो ये आपको लोहे का अंश रेड रेड नजर आ रहा होगा। लैटेराइट का मतलब ही ये है, ये लैटिन शब्द लैटर से बना है, जिसका मतलब होता है ईंट बनाने वाली मिट्टी। ईंट बनाने वाली मिट्टी फोटो से नजर आ गया होगा, इसीलिए फोटो लगाई हुई है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के दिन ये फोटो ब्लिंक करते हैं दिमाग में। यहां तक समझ गए होंगे। तो चाय कॉफी लेकर आई, चाय कॉफी लेकर आई, लेटेराइट मिट्टी हो गई, तो तापमान भी हो गया, वर्षा भी हो गया। लेटेराइट मिट्टी में लोहा और चूना युक्त मिट्टी होती है। यहाँ आपको, आप जब आप इसको जूम करके देखेंगे, आपको पता है कि आप ये सारा कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो आपको नीचे लिखा हुआ भी मिल रहा होगा कि परिणाम आरएस या शून्य आरएस से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल आते हैं, विश्व के कितने प्रतिशत? 3% भारत उत्पादन करता है। यहां तक की बात समझ गए होंगे। भारत विश्व का 3% कॉफी उत्पादन करता है। और भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दोस्तों 2022 के हिसाब से भारत का विश्व में 8वां स्थान है, लेकिन दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, कुछ डेटा आए, उसके हिसाब से भारत 8वां नहीं 6ठे नंबर पे हो गया कॉफी में। भारत कौन से नंबर पे आ गया कॉफी में? 6ठे पे। वैसे भी आप बताओ, अगर कॉफी लिखोगे तो मैं ऐसे लिखता हूँ कॉफी एफ 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 पकड़ो एफ। मान लो मुझे कॉफी लिखनी है तो यूं ही लिखूंगा कॉफी एफ एफ एफ। एफ एबीसीडी में कौन से नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे। तो दिसंबर 2023 पूछे तो दिसंबर 2023 में भारत 6ठे नंबर पे रैंक मिली। उम्मीद करता हूं दोनों डेटा अपडेटेड, आपको बात समझ में आ गए होंगे। ये समझ में आ रहा होगा पश्चिमी घाट, यहाँ पर भी लैटेराइट मिट्टी मिलती है, क्योंकि तापमान भी ज्यादा और वर्षा बहुत अच्छी होती है, इसलिए ऊपर की मिट्टी जब धुल जाती है तो सिर्फ इसमें लोहांश और चूने के कुछ कंकड़ मिलते हैं, इसलिए बात समझ में आ गई होगी। ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर मिलता है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ मिलता है मेघालय का पठार, यहाँ मिलता है कुछ असम का पहाड़ी क्षेत्र। इस जगह पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये बात समझ गए। और अगर कॉफी के उत्पादन की बात करूं तो दोस्तों भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करूं तो आप एक बार बताओ, जब भी आप क्या बनाते हो, जैसे मुझे कॉफी लिखना है तो मैं यूं ही तो लिखूंगा, पहले क्या बनाऊंगा फिर ये लिखूंगा कॉफी। तो फैसे तो मैंने पकड़ लिया एफ, भारत 6ठे नंबर पे, 6 नंबर पे। अब पकड़ो कैसे, क्या 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 को लिखूंगा तो इस स्टाइल से लिखूंगा ना। तो आप यहां से क्या लिखना चालू करो और क्या की स्टाइल में घूम जाओ, तभी तो ये यूं ऊपर जाकर के और फिर यूं आएगा। तो ये पहले नंबर पे हो गया कर्नाटक, वैसे भी कैसे पकड़ में आ जाएगा। पहले नंबर पे हो गया कर्नाटक, पहले नंबर पे हो गया कर्नाटक, दूसरे नंबर पे हो गया केरल और तीसरे नंबर पे हो गया तमिलनाडु। अगर उत्पादकता की बात करूं तो चाय और कॉफी दोनों में ही उत्पादकता में वही फर्स्ट है जो उत्पादन में फर्स्ट है। चाय में उत्पादन में फर्स्ट कौन था? असम, इसलिए उत्पादकता में भी फर्स्ट कौन है? असम। कॉफी में उत्पादन में फर्स्ट कौन है? कर्नाटक, इसलिए उत्पादकता में भी फर्स्ट कौन होगा? कर्नाटक। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। ये आसान है याद रखना, क्या को इस स्टाइल से घुमाऊंगा कॉफी हो जाएगा। तो ये बात मुझे समझ में आ गई, उत्पादकता की बात भी समझ में आ गई। कुल उत्पादन उसका याद आ रहा है, मैंने 1.4 मिलियन टन चाय का किया था, इसमें से ये एक हटा दो तो 0.4 मिलियन टन लगभग मिल जाएगा। ये कॉफी का उत्पादन है। किसका उत्पादन है? कॉफी का। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कॉफी की भारत में 3 किस्में पाई जाती है, या पूरे विश्व में 3 है। वो है लाइबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा। मैं कैसे याद रखता था? कॉफी पीने से लार आ जाती है, कॉफी को देखते क्या आ जाती है? लार आ जाती है। लाइबेरिका, अरेबिका और रोबस्टा, ये समझ गए होंगे। लाइबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और भारत कौन सी किस्म का उत्पादन करता है? भारत अरेबिका और रोबस्टा का करता है। भारत अरेबिका और रोबस्टा का करता है। ज्यादा कौन सा करता है? ज्यादा रोबस्टा का करता है। और ये अपनी गुणवत्ता के लिए फेमस है। काहे के लिए फेमस है? गुणवत्ता के लिए फेमस है। कुछ पॉइंट आप और याद रखेंगे। कॉफी का पौधा तेज धूप को सहन नहीं कर सकता, इसलिए बड़े पौधे की छांव में इसको लगाया जाता है। ये बात समझ गए होंगे।
कॉफी जो निकाली जाती है दोस्तों, कॉफी बीजों से निकाली जाती है। जैसे कपास भी कहीं से निकाले जाते थे? रेशे, बीजों से। कपास में भी रेशे कहीं से निकलते थे? बीजों से। ऐसे कॉफी में भी रेशे कहीं से निकलते हैं? बीजों से। कॉफी बीज से निकाली जाती है, जबकि चाय कलम डाली होती है। चाय में प्रवर्धन किससे होता है? कलम डाली से। ये क्वेश्चन आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो यूपीएससी भी पूछ चुकी है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप देखते हो कई क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं। तो कॉफी किससे निकाली जाती है? बीज से। और चाय में क्या होता है? कलम डाली। क्या होता है? कलम डाली। ठीक, यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? फिर एक नाम आपने को पढ़ा होगा, अराकू घाटी। ये अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वो कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है। कॉफी का अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा आप बताओ? वहीं होगा जहाँ ज्यादा पैदा हो रही है। वो है बालेहन्नूर कर्नाटक में। बालेहन्नूर कर्नाटक में अनुसंधान केंद्र है, लेकिन जो बोर्ड है वो बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। एक नाम मिलता है कॉफी पत्तन। कॉफी पत्तन, भारत का कॉफी पत्तन। पत्तन मतलब पोर्ट जहां से कॉफी निर्यात के लिए भेजी क्या की जाती है? निर्यात की जाती है। तो भारत का कॉफी पत्तन है मंगलोर, जो कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। जबकि विश्व का जो कॉफी पत्तन है, नाम से पकड़ो कॉफी, तो फै से दो नाम मिलते हैं अपने को। फेजेंडा पढ़ा होगा, फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। जबकि वहां जो पोर्ट है, पोर्ट यानी बंदरगाह है, वो सेंटोस है। कॉफी पत्तन कौन सा है? सेंटोस है विश्व का। विश्व का कॉफी पत्तन कौन सा है? सेंटोस। विश्व का कॉफी पत्तन कौन सा है? सेंटोस है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोग पकड़ ले गए होंगे। अगर यहां तक की बात पकड़ ले गए तो ये कॉफी का अगर आपको राज्य याद करने हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा था कै को यूं घुमाना और उसी स्टाइल में आप भी घूम जाना, और घूम जाओगे तो आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मिल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो जितना भी अपन ने पढ़ा उसको मैं फटाफट शॉर्ट में रिवाइज आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। जरा पकड़िए। चावल, सबसे पहले बताओ सिर्फ गेहूं, केवल गेहूं को पकड़ लो। गेहूं कौन सा होता है? गेहूं मैंने कहा था ये भारत में सिर्फ शीतोष्ण कटिबंधीय है। कौन सा पौधा? गेहूं। भारत में सिर्फ गेहूं है ऐसा जो कौन सी जलवायु का पौधा है? शीतोष्ण कटिबंधीय का। अगर शीतोष्ण है तो तापमान किससे कम होगा? 20 डिग्री से कम होगा। तो 15 से 20 डिग्री मिल गया। बारिश किससे कम होगी? 100 सेंटीमीटर से। तो कितनी मिल गई? 50 से 80 सेंटीमीटर। और गेहूं की मैंने कहा था बाली याद रखना। बाली, बाली का मतलब क्या हो गया? बलुई दोमट। कौन सी मिट्टी हो गई? बलुई दोमट। जीएसए का कितने परसेंट पे हो रहा है? 14% पे। कितने परसेंट पे हो रहा है? 14% पे। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? अगर चावल की या इन सब की बात करूं तो ये सारी फसलें कौन सी है? खरीफ की फसलें हैं। और अगर खरीफ की फसलें हैं तो कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय होगी। और कैसी होगी? ये भी देखो उष्ण, ये भी देखो उष्ण, ये भी देखो उष्ण, ये भी देखो उष्ण। लेकिन यहाँ दो नाम मिल रहे हैं आपको, इंडिका और जैपोनिका। उष्ण कटिबंधीय चावल को इंडिका कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चावल को जैपोनिका कहते हैं। तुलनात्मक रूप से ग्लोब पे स्थिति लीजिए। अगर मैं इंडिया बनाने की कोशिश करूं तो इंडिया यहाँ आएगा और जापान थोड़ा ऊपर आएगा। तो बताओ इंडिया कौन से में होगा? उष्ण में। तो इंडिया यानी इंडिका उष्ण में हो गया। जापान यानी जापानी शीतोष्ण में हो गया। याद करने के लिए मैंने स्टाइल बताई। अगर मैं बात करूं तो ये सारे होते हैं। कपास अर्धशुष्क क्यों था? क्योंकि वैसे तो खरीफ की फसलों को किससे ज्यादा पानी चाहिए होता है? 100 सेंटीमीटर से। लेकिन कपास की फसल को किससे कम चाहिए होता है? 100 से कम। और कितना चाहिए होता है? 50 से 80। इसलिए अर्धशुष्क जलवायु का है। मैंने स्टाइल ही बताई थी क्योंकि पश्चिमी घाट के इस वाले क्षेत्र में होता है और यहाँ यहाँ पानी कम, बारिश कम होती है, इसलिए ये अर्धशुष्क जलवायु का पौधा है। यह आर्द्र और उपाद्र क्यों है? क्योंकि इसको पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो ये आर्द्र, ये बात समझ में आ गई होगी। तापमान, वर्षा की सारी बातें आ जाती है। मैंने कहा था चावल कैसे चिकनी कैसे चीका में होता है। गेहूं की बाली से याद रखेंगे बलुई में होता है। कपास को कैसे काली कैसे कपास था। गन्ने में मैंने कहा था कि जो आप लोगों ने गेहूं और कपास में पढ़ा उसको जोड़ दो। गेहूं में क्या था? गहरी दोमट, दोमट मिट्टी थी। कपास में काली थी। तो गन्ना दोमट और काली मिट्टी में हो जाता है। इसलिए मैंने यह समझाने के लिए लिखा जो गेहूं और कपास की मिट्टी है वो यही है, और चावल का जो पानी है वही गन्ने में है। मैंने कहा था सबसे ज्यादा पानी चाय और कॉफी को चाहिए होता है। तो 100 से 150, 150 से 200, 250 हो गया, 150 से 250 हो गया। मैंने इसको याद करने कहा था चाय कॉफी लेकर आई, चाय कॉफी लेकर आई यानी लेटेराइट मिट्टी में थी। इसको मैंने जीएसए के लिए कहा था चावल का याद रख लो बस। चाय से चावल, चाय से 24, 10 कम कर दो तो 14, इसका आधा कर दो तो 7, और आधा कर दोगे तो 3-4% पे वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर अगर चावल उत्पादन में विश्व के दृष्टिकोण से बात करूं तो मैंने कहा था चाय से चावल, चाय से चीन। तो आप देखिए चावल में, आप देखिए चाय में, चावल में, चाय में और गेहूं में, चावल में, चाय में और गेहूं में भारत, चीन फर्स्ट है और भारत सेकंड है। कपास में भारत फर्स्ट है, कपास में भारत फर्स्ट है, ये ध्यान रखेंगे। कपास में भारत फर्स्ट है, यहां तक मैं याद रखेंगे। और गन्ने के अंदर, गन्ने और कॉफी में फर्स्ट कौन है? ब्राजील है। गन्ने और कॉफी में फर्स्ट कौन है? ब्राजील है। जबकि गन्ने में तो भारत सेकंड है लेकिन कॉफी में 8वां है। लेकिन मैंने कहा दिसंबर 2023 का एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, डेटा आया, उसके हिसाब से भारत कॉफी में एफ यानी छठे नंबर पे हो गया है।
ये सब उत्पादक राज्यों में मैंने चावल के लिए बताया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पकड़ लेंगे होंगे, इधर जाएँगे तो पहले बंगाल, और मैंने कहा था चावल, बंगाल, चावल, बंगाल, तो पहला पकड़ में आते पूरी बात समझ में आ जाएगी। गेहूँ की मैंने कहा था पहले 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पंजाब में इधर चले जाएँगे, तो ये बात समझ में आ जाती है। फिर अगर मैं बात करूँ तो कपास से कपड़ा बनता है जिसको गमटा कहते हैं। गमटा मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना हो गया, और वो कहते कहाँ हैं? राजस्थान में कहते हैं, नहीं उत्पादकता हो जाएगी। मैंने इसके लिए आपको उमकट याद करने के लिए कहा था, गन्ने के लिए उमकट कहा था, और गन्ना लिखूंगा तो वैसे भी नीचे की तरफ आऊंगा। कपास में मैंने कहा था नीचे आ जाना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और चाय के लिए मैंने कहा था अब पी के चाय, अब पी के चाय, असम, पश्चिम बंगाल और केरल हो जाएगा। और कॉफी के लिए मैंने कहा था स्टाइल से नीचे की तरफ आ जाओ, तो बढ़ाओगे तो यहाँ कर्नाटक हो गया, नीचे आओगे तो केरल हो गया, और घूम गए तो तमिलनाडु हो गया। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब बात है उत्पादकता। उत्पादकता मतलब 1 बीघा में ज्यादा किसने पैदा किया, तो मैंने कहा था 1 बीघा में ज्यादा किसने पैदा किया, तो मैंने कहा था इन दोनों में तो पंजाब ही है, इन दोनों में पंजाब है। कपास का बता दिया था गमटा राजस्थान में कहते हैं। गन्ने का बता दिया था दक्षिण भारत के गन्ने में उत्पादकता ज्यादा होती है। चाय और कॉफी के लिए मैंने कहा था कि जो उत्पादन में फर्स्ट है, जो उत्पादन में फर्स्ट है, यहाँ असम है तो उत्पादकता में भी असम आ जाएगा, यहाँ कर्नाटक है तो यहाँ ही कर्नाटक आ जाएगा, और इन दोनों में क्षेत्रफल में भी वही आएगा। ये बात पूरा समझ गए होंगे। और अगर मैं यहाँ हूँ चावल में आऊँ तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालना है कि आपने सारे राज्य याद कर लिए होंगे। तो यहाँ देखो इन तीनों में ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ मिलेगा, ज्यादा क्षेत्रफल का मतलब ज्यादा, जैसे मान लो बंगाल में 5 बीघा पे बोया गया चावल, पंजाब में 6 बीघा पे बोया गया, तो उत्तर प्रदेश में 10 बीघा पे बोया गया। क्षेत्रफल समझ गए, ज्यादा क्षेत्र में काम बोया गया, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। इन तीनों बताओ ज्यादा बड़ा, इन तीनों बताओ ज्यादा बड़ा एरिया वाइज राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, तो ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इन तीनों बताओ एरिया वाइज बड़ा कौन सा है, महाराष्ट्र, तो यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। इन तीनों बताओ एरिया वाइज फर्स्ट कौन है, उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इन सब के डेटा मैंने बताए थे। सबसे ज्यादा चावल होता है तो 137 या 36 भी याद रख सकते हैं, 36 चावल 136। मैंने कहा था गेहूं की बोरी 112 भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मोटा मोटा 1-2 प्लस माइनस होता है। कपास के लिए मैंने कहा था 32 मिलियन बेर। मैंने गन्ने का बताया था 453। चाय के लिए मैंने कहा था 1.4 मिलियन टन याद रखना। और कॉफी के लिए मैंने कहा था इसका आगे का 1 हटा देना, तो 0.4 रह जाएगा, ये मिलियन टन हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमने दो कक्षाओं में हमने हमारे एग्रीकल्चर को एंड किया। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का अगर कंट्रीब्यूशन अगर हमें मिलता रहता है, तो इससे भी जोरदार और बेहतरीन क्लास है जिसमें आपको वीडियो एंड होने के साथ ही क्लासें याद हो जाएगी। मैं ज़रूर काम करूँगा, लेकिन मैं कितना काम करूँगा, ये आप लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है। मैं पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, ये शेयर करें, हैं? और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग और समर्थन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख ज़रूर देना चाहता हूँ। लाइफ में कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन यार किसी का साथ ज़रूर दीजिएगा, किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये पहली बार और आखिरी बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, परिणाम आरएस, शून्य आरएस के टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और वहां से मैटर ले लो। ये आखिरी बार है। आप लोगों की इच्छा हो तो आप कीजिए, आपको कोई फायदा हो रहा है तो आप कीजिए, अन्यथा जैसे आपके ठीक हो। बट एक सी सीख जरूर दूंगा, मैं अपनी बात नहीं कहता, लेकिन लाइफ में कभी भी मौका मिले ना दोस्तों, तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही वो वक्त होता है जबकि आप किसी के दिमाग में नहीं बल्कि दिल में जगह बनाते हो। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस से मुझे सुना। बस यही कहूँगा, किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।